स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सवाल यह है कि बलोच कम्युनिटी जिनके नाम पर इस रीजन का नाम बलोचिस्तान पड़ा है, ये लोग कौन है और ये कहां से आए? बलोच लोगों के मन में कि भाई पाकिस्तान की सरकार भी हमारे साथ विश्वासघात करेंगे, एक सीड वो तभी पैदा हो। आप उन लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हो जिनमें कोई छोटी सी बात से लड़ाई शुरू होती है और वो फिर 30-40 साल तक ऐसे ही चलती रहती है। यू आर इन फाइट विद दैट पीपल। सरकार यहाँ पे भी लेकिन डबल गेम खेल रही थी। एक तरफ बाकी पाकिस्तानी जो जनता थी उसके मन में ये फैलाती थी कि भाई ये तो गद्दार लोग हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनको अपने साथ भी रखती थी। ये अब बलूचिस्तान की आवाम से उनके रिसोर्सेज और उनकी जमीन के हक में से एक बड़ा हिस्सा छीन रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था भाई ये जमीन हमारी, हम इतने टाइम से रह रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार जो हमें अपने हक नहीं दे रही, हमारी जमीन पे ऊपर आके ये अपने बेसिस बना रही है। अब कई पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान की मिलिट्री ने कितने इतने ब्लंडर करे हैं कि वो अपने ही जो पॉलिटिकल उनके मास्टर्स थे उनके हाथों एक कातिल का काम करती है। पाकिस्तान ने उस वक्त के ऊपर गवादर पोर्ट, जो इनका ही पोर्ट था, उसको चाइनीज को लीज पे दे दिया उस सीपेक प्लान के तहत। केव में इनकी मीटिंग चल रही थी तो पाकिस्तान मिलिट्री ने ऊपर से रॉकेट्स दाग दिए। बलोच लोगों को सीधा धमकी भी दे दी थी कि भाई ये 70 का दौर नहीं है। बलोच लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि उनका हुआ क्या है। अप्रैल 2009 की अगर हम बात करें तो 3 मशहूर बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उसको ब्रॉड डे लाइट में उठा लिया गया, और उसके बाद फिर उनकी जो डीकम्पोज्ड बॉडीज थी वो तुर्बत में टॉर्चर के निशान के साथ मिली। बलोच नेशनलिस्ट ज्यादा कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स के साथ अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और कुछ और केसेस में अपने लिए एक अलग बलूचिस्तान स्टेट की मांग करते हैं, जिससे जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा है। अब बलूचिस्तान के अंदर 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, 6 ट्रिलियन बैरल ऑयल्स का रिजर्व है, जो अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। और आज जब ईरान, अमेरिका, इजराइल के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है तो बलूचिस्तान से ईरान को ट्रैक करना और भी क्रिटिकल हो गया है। अब क्वेटा को अलकायदा और तालिबान का जो एक गढ़ बनाया जा रहा है, जिससे बलोच लोग नाराज हैं और उन्हें नॉन बलोच सेटलर्स और मॉडरेट लीडर्स को टारगेट करना भी शुरू कर दिया। इंडिया इस रीजन को अपने पड़ोसी राइवल्स को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से देखता है। अब इंडिया ये चाहता है कि भाई बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान के कंट्रोल से अलग हो जाए तो पाकिस्तान की आर्मी और प्रॉक्सी ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, और इसी वजह से कहा जाता है कि इंडिया भी 1960 से ही बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता आ रहा है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले क्वेटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर एक हमला हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई। अब उसके पहले भी हमने बलूचिस्तान के रीजन में कई बार ये इंसिडेंट्स देखे कि बसें रुकवाई जाती हैं। अब बसों को रुकवा के जो उनके आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं उनके, तो वो आइडेंटिफाई करके जो भी लोग पंजाब की लेबर बलूचिस्तान में काम कर रही है उनको मार दिया जाता है। अब ये सारे का सारा मुद्दा जुड़ा हुआ है बलूचिस्तान के साथ। अब बलूचिस्तान के मुद्दे को आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या अत्याचार इन लोगों के साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार इनके साथ क्या क्या कर रही है। तो एक क्लियर एंड क्रिस्प पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, एंड हर एक एस्पेक्ट को बिना किसी एक फिल्टर के समझने की कोशिश करेंगे। एंड जितनी भी हमने ये रिसर्च करी है, आई विल इंश्योर दैट कि आपको बलूचिस्तान के हर एक पहलू का पता चल जाए। अब अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर आप इसके नॉर्थ में जाओ तो खैबर पख्तूनख्वा है, जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अगर हम इस तरफ आएँ तो हमें पंजाब मिलता है, जो भारत के जो पंजाब वाला रीजन है उसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब जो ये पंजाब वाला रीजन है ये अपनी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, जितनी भी पाकिस्तान की मिलिट्री है वो सब के सब यहीं से बिलोंग करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है सिंध का इलाका। अब ये हमारे राजस्थान, गुजरात वाले एरिया के आसपास है, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और सिंध की अगर हम बात करें तो जैसे भारत का मुंबई है वैसे ही इनका सिंध है, जो इनका फाइनेंशियल हब है, वहां पे ही कराची भी है। और चौथा जो आता है वो है बलूचिस्तान। अब बात अगर हम बलूचिस्तान की करें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेरिटरी वाइज एरिया है। 44% पाकिस्तान की जो इंटायर टेरिटरी है वो बलूचिस्तान के एरिया में आती है, और ये प्रोविंस स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस प्रोविंस की साउथ वाली साइड देखें तो उसके आसपास अरेबियन सी टच करता है, जो इसे जो ट्रेड है, मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बना देता है। अब अगर हम बलूचिस्तान के वेस्ट में देखें तो इसका ईरान के साथ लगभग 520 मील लंबा एक बॉर्डर है, और नॉर्थ में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ 723 मील के आसपास का बॉर्डर शेयर करता है। अब रिसोर्स रिच होने के साथ साथ बलोच में जो एथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है।
वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं वो आके यहाँ पे बसे, वो कैसे बचे वो हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कल्चरल डाइवर्सिटी और एथनिसिटी है। अब यहाँ पे जो दो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, एक है पश्तून, दूसरे हैं बलोच। पश्तून बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पे जो इनकी टोटल पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की प्रोविंस में लगभग 48% के आसपास है। और ये पश्तून अक्सर जो अर्बन एरिया में उन पे बसते हैं, और वहाँ पे बसने के कारण इनका जो ट्रेड है, शहरों के कामकाज हैं, उनमें ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं ये लोग। अब आज की डेट में इनका इसी वजह से, इनकी इकोनॉमिक तरक्की की वजह से, इनकी जो एजुकेशन है उसका स्टेटस भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और आजकल ये जो पश्तून वाले एरिया है ये काफ़ी प्रॉस्परस लोग हैं। दूसरी तरफ अगर हम बलोच या ब्रूही स्पीकिंग लोग देखें तो ये ज़्यादातर सेंट्रल बलूचिस्तान और साउथ में बसे हुए हैं, और ये लोग बलूचिस्तान का लगभग 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो कल्चर है, ये पश्तूनों से काफ़ी अलग है। और अगर हम बलूचिस्तान की ज्योग्राफी की भी बात करें, उस ज़मीन की बात करें जिसको अक्सर जो पाकिस्तान की आर्मी है उनके द्वारा ये समझा जाता है कि बंजर ज़मीन है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ से क्या आएगा। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को भी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत पहले से पता था। वहाँ पे कई कहानियाँ भी चलती हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे पहाड़ हैं, कुछ ऐसी हिल्स हैं जो सूरज के आने से चमका करते थे। तो बलूचिस्तान में गोल्ड है, यूरेनियम का खजाना है, पाकिस्तान के जो नेवल बेसेस हैं, 3 नौसेना के अड्डे भी हैं यहाँ पे। और इसी जगह, यही वो जगह थी जहाँ पे पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी करा था। अब इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद त्रासदी ये है कि भाई इतना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इतने रिसोर्स हैं, लेकिन आज की डेट में बलूचिस्तान के 70% लोग पॉवर्टी में जीते हैं। लगभग 18 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। 5000 से ज्यादा जो स्कूल हैं आज की डेट में बलूचिस्तान के, वो एक सिंगल रूम से ऑपरेट कर रहे हैं। हेल्थ कंडीशंस, जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। अब पाकिस्तान का अगर आप आज की डेट में डेथ रेट देखो, वो 278 है, तो 278 पीपल पर 1 लाख का डेथ रेट है पाकिस्तान का। लेकिन यही डेथ रेट बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का ही एक प्रोविंस है, 785 हो जाता है, 785। आज की डेट में बलूचिस्तान के 15% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस बी और सी से सफर कर रही है। वहां पे पानी की कमी है। अब आप इस सिनेरियो को वर्ल्ड के पूरेस्ट साउथ सुडान के साथ कंपेयर करो, उसके साथ जैसे ही होंगे उससे भी बदतर होंगे। तो क्या ये लोग अधिकार नहीं रखते अपने लिए राइट्स मांगने का, जब ये चाहते हैं कि हमें एक अलग एरिया बना दिया जाए, अलग मुल्क बना दिया जाए? आई वुड से दैट दिस इज नॉट सेसेशनिस्ट डिमांड, दे आर फाइटिंग फॉर द डेवलपमेंट। एंड इंडिया जैसी कंट्रीज को, विच आर डेमोक्रेटिक नेशंस, यहां पे आके इनकी मदद करनी चाहिए। अब ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को समझने के बाद सबसे पहले हम इस जगह की हिस्ट्री ट्रेस करते हैं, क्योंकि आखिरकार हमें पता होना चाहिए कौन लोग हैं, कैसे हैं वो, क्या उनका नेचर रहा है, कैसे वो यहां पे आए। तो बलूचिस्तान दुनिया के उन रीजन्स में शामिल है जहां पे एंशिएंट सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था। इसकी हिस्ट्री बेबीलोनिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। लगभग आज से 9000 साल पहले क्वेटा के करीब एक मेहरगढ़ सिटी हुआ करती थी। हमारी एनसीईआरटीज भी से पढ़ाती हैं। मेहरगढ़ वही इलाका है जहां पे सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के ट्रेसेस मिले थे, और ये अपने टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी सिटी हुआ करता है, जिसमें पॉपुलेशन हिस्टोरियंस के अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख के आसपास थी। आज भी सिटी के कुछ फेडेड साइंस हैं जो वहां पे मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई उसके बाद जब ये सिटी डिजर्टेड हो गया था तो मेहरगढ़ के लोग जो थे वो पंजाब और सिंध के रीजन, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी बताया, तो बलूचिस्तान के बिल्कुल राइट में अगर आप जाएंगे तो ऊपर पाकिस्तान पंजाब है, नीचे सिंध है, तो वो सिंध वाले रीजन में आके बसना शुरू हो गए। अब जैसे ये लोग सिंध वाले रीजन में आके बसना शुरू हुए, वहां से बुनियाद रखी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और हमें अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया। वो दोनों इसी एरिया में। अब लगभग 4000 साल पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डाउनफॉल हुआ, तो बलूचिस्तान के ऊपर हिंदू सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस भी आ गया। इसी सिविलाइजेशन के कुछ साइंस आज भी बलूचिस्तान में मौजूद है। और अगर हम बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी देखें तो जो ट्राइबल्स यहाँ पे रूल करते हैं, जो सरदार यहाँ पे रूल करते हैं, उनके राज में, उनके एरिया में जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो मुसलमान हैं, वो सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अब इसका अगर हम प्राइम एग्जाम्पल देखें तो लासबेला का हिंगलाज माता टेम्पल, वो आज भी वहां पे हिंदू पिलग्रिम इकट्ठा होते हैं।
और उसके बाद ये रीजन जो है ये डिफरेंट टाइम्स में ईरानियन और अरब एम्पायर का भी पार्ट रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बलोच कम्युनिटी जिनके नाम पर इस रीजन का नाम बलूचिस्तान पड़ा है, ये लोग कौन है और ये कहां से आए। अब बलूचिस्तान की जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में दो डिफरेंट वर्जन्स हैं। पहला वर्जन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका है और दूसरा मॉडर्न डे हिस्टोरियंस का है। पहले वर्जन का जो जिक्र है वो हमें कलात, अब एक डिस्ट्रिक्ट है, प्रेजेंटली बलूचिस्तान में कलात एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले कलात रियासत भी हुआ करती थी। तो कलात जो रियासत है उसके आखिरी रूलर है मीर अहमद यार खान, और इनका जो जिक्र है ये याद रखिएगा, स्पेशली आज़ादी के टाइम 1947 के आसपास जिन्ना के कंटेक्स्ट में, जवाहरलाल नेहरू के कंटेक्स्ट में, यही वो इंसान हैं जो हमारे लिए बलूचिस्तान मूवमेंट को समझने के लिए एक अहम पिलर बने गए। अब जो ये आखिरी रूलर थे मीर अहमद यार खान, उनकी किताब है इनसाइड बलूचिस्तान, तो उसमें हमें इस बात का जिक्र मिलता है। अब इस किताब में उनका कहना है कि भाई जो बलोच थे वो बनी इजराइल के बुजुर्ग प्रॉफिट हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं, और उनके जो फोर फादर्स हैं वो सीरिया से बलूचिस्तान आए थे। दरअसल सीरिया में एक ड्रॉट आ गया था जिसके चलते उन्होंने फिर ईस्ट साइड माइग्रेशन शुरू कर दी। अब चलने के बाद सबसे पहले कहा जाता है कि वो ईरान पहुंचे, जहां उस वक्त ईरानियन एम्परर नौशीरवान आदिल की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन कुछ वक्त बाद जो ये ईरानियन एम्पायर था नौशीरवान, उसको अपने एरिया में जो आउटसाइडर्स थे यानी कि फॉरेनर, जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे जो सीरिया की तरफ से आ रहे थे, उनका आना पसंद नहीं आया और उसने इन्हें यहाँ से निकलने के लिए पर्शियन फोर्सेस को इन पर अटैक का ऑर्डर दे दिया। अब बलोच कबीले फिर उसके बाद कैस्पियन सी के आसपास से ईस्ट की तरफ मूव करते गए और अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हुए बलूचिस्तान की जो रग्ड पहाड़ियां हैं, रग्ड माउंटेन्स हैं, वहां पे पहुंच गए और वहीं आके उन्होंने अपना एक डेरा बसा लिया। अब इनकी थ्योरी के हिसाब से अगर हम नौशीरवान आदिल का टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड 539 एडी से 579 एडी तक का है, यानी लगभग 50 साल के आसपास का इनका टाइम पीरियड था। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई ये जो 580 तक का जो दशक था 580 एडी का, तो यहाँ ये टाइम हो सकता है जब बलोच लोग इस जमीन पे आए थे। अब बलोची जुबान में एक पुरानी नज्म भी है जो कहती है कि भाई हम हमजा की औलाद हैं, खुदाई मदद हमारे साथ है, हम हलाब से आए हैं, यजीद से लड़े हैं, हमने करबला छोड़ा, बम्बोर छोड़ा और सिस्तान में कैंप्स लगाए। अब ये वाली जो चीज है ये हमें एक और चीज दिखाती है। इस जो नज्म से आप एक बात समझिए, दिस इज अ सिंबॉलिक थिंग ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ बलोच कल्चर। बलोची लैंग्वेज अलग हुआ करती है क्योंकि बलोच का कल्चर जो है, हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो तो मेहरगढ़ के टाइम से बस रहे थे। एंड मेहरगढ़ अगर हम बात करें आज से 9000 साल पहले, यानी कि 7000 बीसी का वो टाइम पीरियड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी थोड़ा पहले का। तो ये वाली जो लाइन है ये हमें, इस्लाम थोड़ा उसके बाद आया, तो ये वाली चीज हमें इस्लामाइजेशन ऑफ बलोच कल्चर का भी एविडेंस दिखाती है। तो ये तो थी उनके वहां पे जो लोकल स्टोरी चलती है। अब अगर हम इस स्टोरी के मॉडर्न वर्जन की बात करें तो वो हिस्टोरियन है एक नसीर दश्ती। तो वो कहते हैं कि अगर हम इनके लिंग्विस्टिक और कल्चरल स्टडीज को पढ़ें तो वहां से ये साबित होता है कि ये जो बलोच लोग हैं वो असल में इंडो ईरानियन ओरिजिन्स के हैं, यानी कि वो आर्यन से जुड़े हुए हैं, ना कि सीरिया और अरब के लोगों से। अब उनका कहना है कि भाई पहले ये लोग सेंट्रल एशिया के अलग अलग इलाकों में बसते थे, लेकिन लगभग आज से 3000 साल पहले, मतलब लगभग का टाइम हो गया, आप मान लीजिए जब हमारे यहाँ पे अर्ली वैदिक काल आया था, तो लगभग 3000 साल पहले मौसम में कुछ बदलाव आए, लड़ाइयों के कारण इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और ये लोग वेस्टवर्ड माइग्रेट करते हुए कैस्पियन सी की तरफ निकल पड़े और आखिर में ये अर्मेनिया और अजरबैजान वाला जो इलाका था उसमें बसे, जो उस वक्त ब्लासगान कहलाता था। अब ब्लासगान में रहते हुए अलग अलग डायलेक्ट्स जो थे, क्योंकि वहां से काफी लोग आए, वो डायलेक्ट्स मिक्स होते रहे और ये डायलॉग मिक्सिंग के साथ साथ एक नई जुबान ने जन्म लिया और उसको बोला गया बाला शौकी। अब बलोच ट्राइब्स जो थे वो अपनी नोमैडिक लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने ईरान का जो अखमनिड और ससासियन एम्पायर थे उनके नीचे मिलिट्री सर्विसेज भी दी। मगर ससानी एम्पायर के दौरान, खास तौर पर अगर हम बात करें 6th और 7th सेंचुरी की, हम बात कर रहे हैं 500 और 600 वाला जो टाइम पीरियड आया एडी में, उस काल की, तो इस वक्त ईरानियन रूलर्स के साथ उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और बलोच टेरिटरीज पर कुछ अटैक्स होने लगे ईरान की तरफ से। अब ये स्टोरी दोनों मैच कर रही हैं, वो पहले वाली समझिए और ये वाली स्टोरी समझिए। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने और जो आगे माइग्रेशन थी उनको और माइग्रेशन करने पर मजबूर कर दिया और इस माइग्रेशन में जो कुछ ट्राइब्स थी
वो इस वक्त के ऊपर जो इस वाला सदर्न और ईस्टर्न ईरान वाला एरिया था, आप समझो अगर आज हम बलूचिस्तान ऐसे देखते हैं तो उसके इस तरफ ईरान है, तो अब ईरान का साउथ वाला एरिया और ईस्ट वाला एरिया विल बी प्रेजेंट डे बलूचिस्तान। तो कुछ ट्राइब्स जो थी वो साउथ और ईस्टर्न ईरान तक पहुंच गई। अब ये वाला जो एरिया था ये हार्श और ड्राई इलाका था, तो उन्हें ये एरिया रिलेटिवली सेफ लगा क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां थी। और दूसरा ये वाला जो एरिया था वो कंपैरेटिवली सेफ इसलिए भी था क्योंकि इसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर फर्टाइल सिंध था जहां पे रिवर वैलीज थी, तो वो वाली जगह इन्वेडर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव थी। ये वाला सूखा बंजर एरिया वाज नॉट दैट अट्रैक्टिव, सो इट वाज सेफ फॉर देम। अब वक्त गुजरने के साथ वो अलग अलग इलाकों में बिखर गए और धीरे धीरे जो उनकी लैंग्वेजेस थी, कल्चर थी, उसमें भी चेंजेस आने लगे और बलोच शब्द का इस्तेमाल होने लगा जो शायद वो हमने ऊपर देखा वो बलाश से निकला था। अब 12th से 17th सेंचुरी तक कहानी को अगर हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो लगभग 500-600 साल बाद, जो 12th से 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, एक लार्ज स्केल माइग्रेशन के बाद जो ये बलोच लोग थे वो मकरान और हेलमंड रिवर के किनारे बसने लगे। अब धीरे धीरे बलूचिस्तान को ये अपना वतन बनाते हुए इन्होंने लोकल ट्राइब्स के साथ इंटीग्रेशन किया और अपनी एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। अब ये जो माइग्रेशन थी ये काफ़ी रिजिलियंस थी और कल्चरल ब्लेंडिंग का सिलसिला भी जो था वो आज भी बलोच कल्चर में जिंदा है और इनकी पहचान वह का जो सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट है वो यही है। अब यहाँ बसने के बाद बलोच हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू होता है। अब जैसे ये माइग्रेट करते हुए आए, वहाँ की लोकल ट्राइब्स के साथ असिमिलेशन हुआ। अब रुकने के बाद, कुछ साल रुकने के बाद, हर एक सोसाइटी को, हर एक जहाँ पे भी लोग बसते हैं उनको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसको आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मान सकते हो या गवर्नेंस का स्ट्रक्चर मान सकते हो। तो शुरुआत में ये एक ऐसा इलाका था जहाँ छोटी छोटी ट्राइबल यूनियंस थी जिसमें हर एक अपने अलग अलग सरदार के नीचे काम किया करते थे। अब ये ट्राइबल्स जो थे वो मकरान, तुर्बात, कच्ची वाला एरिया हो गया, सिस्तान हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, तो इन जैसे इलाकों में ये सब बसे हुए थे। अब हर एक ट्राइबल ग्रुप अपने आप में ताकतवर था, पर इन सब ट्राइबल ग्रुप्स में कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि भाई वो पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा कर सके। तो ऐसा ही 300-400 साल फिर आगे वाले ऐसा चलता आया। अब 300-400 साल चलते चलते हम पहुंच गए 1500 के आसपास। इस वक्त अगर आप भारत में देखो तो मुगल एम्पायर का रूल था। तो 16th सेंचुरी के आसपास बलूचिस्तान में या बलूचिस्तान के नेबरहुड में भी मेजर चेंजेस आए। अब इन मेजर चेंजेस में ये हुआ कि उसके लेफ्ट में जो ईरान था वहां पे सफविद एम्पायर का राइज हुआ और राइट में जो इंडिया था वहां पे मुगल एम्पायर का राइज हुआ। अब इसी दौरान एक मशहूर बलोच सरदार मीर चक्र आजम रीन भी हुआ करता था, तो उनके बारे में भी कहानी बोली जाती है कि भाई उनका जो मुगल बादशाह हुमायूं था, क्योंकि हमारे उस वक्त के ऊपर 1526 के आसपास बाबर का राज था, उसके बाद 1530 में हुमायूं का रूल आया, तो उसने हुमायूं के साथ एक दोस्ती बनाई और वापस फिर जब 1500 इसी टाइम पीरियड के आसपास उसने शेर शाह सूरी के खिलाफ जब हुमायूं को अपना जो तख्त था वो रिक्लेम करना था तो दिल्ली का तख्त उसको वापस लेने में भी मदद करी। अब इसी दोस्ती ने जो बलूचिस्तान में एक मुगल इम्पैक्ट के लिए रास्ता खोल दिया, जिसके बाद मुगल्स ने आज का जो कलात का डिस्ट्रिक्ट है और क्वेटा है जहाँ पे रिसेंट वाला जो रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ है, तो उन जैसे इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहाँ मुगल्स अपने गवर्नर भी अपॉइंट करने लगे। पर इसके बावजूद आज भी मैं आपको ये बात बता दूं कि मुगल्स ने अपने गवर्नर जरूर अपॉइंट करे, पर उस वक्त के ऊपर भी मुगल्स ने बलोच ट्राइब्स को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी थी और उन्हें अपने इलाकों में फुल फ्रीडम से गवर्न करने का मौका दिया था। अब उसके बाद होता कुछ यूं है कि भाई जो मुगल और सफविद एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था वो अपने डिक्लाइन पे आता है, जैसे हम भारत में जो देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना। तो जैसे ही सफाविद का और मुगल एम्पायर का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है ना, तो बलोच ट्राइब्स ने अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश शुरू कर दी साथ ही में। अब 1666 में कलात में जो बरोही सरदार था एक मीर अहमद, तो उसकी लीडरशिप में इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल यूनियन बनाया। साल देखिएगा 1666। अब जो ये पॉलिटिकल यूनियन था वो मुगल जो हुकूमत थी उसको खत्म करने की कोशिश में था कि भाई जो ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड गवर्नर्स आते हैं इनको नहीं रखेंगे, हम लोग अपना खुद से ये चीज चलाएंगे। अब इस कोशिश में धीरे धीरे मीर अहमद ने डिफरेंट बलोच ट्राइब्स को अपने साथ मिलाकर कलात और क्वेटा के जो एरिया था जहां पे मुगलों का कब्जा हुआ करता था उस एरिया को मुगलों कब्जे छुड़ा लिया। और ये वो वक्त था जिस वक्त के ऊपर इन्होंने, ये सारे जो बलोच के ट्राइबल सरदार हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं, इन्होंने कलात को इस नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया।
अब अगर हम 17वीं सेंचुरी में आगे बढ़े तो मुगल और सफविद एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था वो बिल्कुल ही कमजोर हो गया था, और इसी वक्त के ऊपर जो ये स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज चल रही थी, पॉलिटिकल यूनियन का काम चल रहा था, तो बलोच अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत कर चुके थे। अब इसके चलते हुए साल आता है 1698 का, तो 1698 में बलोच ने सफविद एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हरा दिया, और आज की डेट का जो पाकिस्तान बलूचिस्तान है उससे ईरानियंस को बाहर कर दिया। अब इसके बाद जो कलात स्टेट है वो बलोच ट्राइब्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरा, और ये विक्ट्री मुगल एम्पायर के लिए भी बहुत अहम थी, क्योंकि इस वक्त भारत में मुगल रूलर औरंगजेब का राज था। तो उसने एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत बलूचिस्तान को एक बफर जोन के तौर पे इस्तेमाल करने का फैसला लिया कि भाई इधर सफविद हो जाएगा, इधर हम हैं, और बीच में अगर सफविद हमारे ऊपर किसी दिन अटैक करने भी आएगा तो बीच में बलूचिस्तान वाले बैठे हैं। अब अपनी इसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए उसने जो कलात का खान था, कलात के खान को फॉर्मली वहां का बलूचिस्तान का रूलर रिकॉग्नाइज कर लिया, और उसके रूल को एक रीगल स्टेटस भी दे दिया। अब इसके बाद जो कराची का पोर्ट था वो भी कलात के कब्जे में आ गया, जिससे वहां का जो ट्रेड था उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ये दौर वो था जो कलात के लिए एक गोल्डन एरा हुआ करता था। अब इसके बाद अगला सीन जो आता है, अगला कलात की हिस्ट्री में, बलोच की हिस्ट्री में, वो आता है नासिर खान वन का रूल। अब नासिर खान वन का अगर मैं आपको सालों में बताऊं तो 1748 से 1794 तक था। अब नासिर खान वन के रूल के दौरान कलात स्टेट एक पॉलिटिकल पावर और गवर्नेंस का सेंटर बन के उभरा। नासिर खान वन ने 40 साल तक रूल किया, और इस दौरान बहुत से बलोच ट्राइब्स जो थे वो नोमैडिक जिंदगी को छोड़कर टाउन्स और विलेजेस में आके बसने लगे। अब इस वाले माइग्रेशन से पहले वो हिल्स में रहा करते थे, हिल्स से आके जब टाउन्स में बसे तो बलोच का अपना एक डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन पैदा हुआ। अब इसी दौरान नासिर खान ने जो कलात था उसको पर्शियन कॉन्करर नादिर शाह के साथ भी अलाई करा। अब आप टाइम समझो 1748 से 1794 को जब हम देखते हैं, बीच में एक साल आता है 1761 का, जब अफगान्स आ रहे थे, इंडिया की तरफ आ रहे थे, इंडिया को इन्वेड करने के लिए आ रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने साथ भी दिया था। तो उसके बाद यही इनका कनेक्शन जाके जो 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन है, इसी वजह से उसने भी बहुत हद तक जो बलोच वाला इंसर्जेंसी है या बलोच लोगों के मन में वो फैनेटिसिज्म है वो वहां से भी उभर के आया। अब चलिए वापस अपनी स्टोरी में वही चलते हैं। तो 1794 में जो नासिर खान है उसकी मौत के बाद कोई मजबूत लीडर सामने नहीं आया। नासिर के बेटे और जो पोते थे उनमें सक्सेशन की एक जंग चलने लगी उनके ही कजन्स के साथ, जिसे फिर अलग अलग जो रीजन, मतलब जो इसका रिजल्टेंट निकला, ये सारा रीजन अलग अलग सरदारी फैक्शंस में डिवाइड हो गया। अब इससे धीरे धीरे स्टेट में सिविल वॉर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। अब आप ये भी समझो, यहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर शुरू हो चुका है, और वहीं पे इंडिया वाले रीजन में, हिंदुस्तान वाले रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है। अब इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते जो 1838 तक बेसिकली चला, कलात स्टेट ने अपना बहुत सारा इलाका खो दिया। कराची पे एक सिंह, तालपुर के सिंह हुआ करते, उसका कब्जा हो गया, और गवादर में ओमान का भी कब्जा हो गया। एक इसमें ये भी थ्योरी दी जाती है कि भाई गवादर में जो ओमान वाला एंगल, इसमें ये भी आता है कि जो कलात के रूलर थे वो बहुत दरिया दिल हुआ करते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई जो ईरान वाला बलूचिस्तान है, क्योंकि बलूचिस्तान आज की डेट में वो ईरान में भी है, वो अफगानिस्तान में भी है, वो अपना क्या बोलते हैं पाकिस्तान में भी है। अगर आप इनके टाइज को समझना चाहो तो जो गवादर में डीसी है ना, तो गवादर वाले जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो आज भी मतलब परमिट्स देते हैं, क्योंकि इनमें जो मैरिज वाले लाइंसेस हैं वो बॉर्डर के आर पार बने हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई ईरान वाले जो बलूचिस्तान वाला एरिया उसमें ओमान का कोई प्रिंस आके रह रहा था, तो उन्होंने गवादर का उसको कंट्रोल दे दिया था। इसमें यह भी थ्योरी मानी जाती है, लेकिन इन द एंड गवादर जो था वो ओमान के पास था। अब इस सब चीजों के चलते हुए इस कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। तो 19वीं सदी की शुरुआत में, यानी कि हम 1800 के आसपास वाले सालों की बात कर रहे हैं। अब 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने अपना जो कंट्रोल था वो इंडिया में और एक्सपैंड कर दिया, और बलूचिस्तान के बिल्कुल पास में आ गए थे। अब जैसे ही वो बलूचिस्तान की बाउंड्री के पास आए तो कलात के लिए उस टाइम के ऊपर एक नया थ्रेट मंडराने लगा। अब क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हिंदुस्तान में आई थी, तो उनका असली मकसद तो सिर्फ बिजनेस करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी इन्फ्लुएंस के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान को फिर बाद में लूटना भी शुरू कर दिया। अब जो पैसा और रिसोर्सेज हिंदुस्तान के पास था वो उस वक्त के ऊपर किसी और के पास नहीं था। यही कारण था हिंदुस्तान को उस वक्त के ऊपर सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर ब्रिटिश के लिए एक प्रॉब्लम ये थी कि रशिया वो भी हिंदुस्तान पर कब्जा करने का दिल बना के बैठा था।
अब रशिया के पीछे कारण ये था कि रशिया के पास आज की डेट में भी जो यूक्रेन के साथ रशिया लड़ रहा है, रशिया को एक वार्म वाटर पोर्ट चाहिए। आप उसका रशिया का बिल्कुल नॉर्दर्न एंड देखो, सारे का सारा जो आर्कटिक ओशन है वो बर्फ से जमा रहता है। अब इसी के चलते हुए जो ब्लैक सी वाला एरिया है उसमें उसको एक्सेस चाहिए। दैट्स वाई रशिया यूक्रेन के पीछे पड़ा है। तो इनको भी उस वक्त के ऊपर रियलाइज हुआ कि भाई रशिया सेंट्रल एशिया के जरिए बलूचिस्तान में मतलब आ सकता है, या उसके बलूचिस्तान के आने के बाद हिंदुस्तान पे भी आ सकता है, क्योंकि उसको एक वार्म पोर्ट चाहिए। वो उसकी नेसेसिटी है, इकोनॉमी सबके सबसे ऊपर होती है। अब किसी के पास पैसा है तो भाई फिर ही उसका देश चलेगा। अब रशिया के जो एम्परर थे उनको उस वक्त जार कहा जाता था। अब उनकी आर्मी इसी प्रक्रिया के द्वारा मतलब इसी प्रक्रिया में आगे चलते हुए सेंट्रल एशिया में आगे भी बढ़ने लगी, और आगे बढ़ते बढ़ते उस वक्त तक वो अफगानिस्तान के आसपास तक पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही आर्मी अफगानिस्तान के आसपास तक पहुंचती है तो ये सिचुएशन ब्रिटिशर्स के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया कि भाई रशियन अफगानिस्तान तक आ गए। अफगानिस्तान में आएंगे तो अगर उन्होंने बलूचिस्तान, क्योंकि आप मुगल्स वाला टाइम याद करो, मुगल्स ने उनको एक ऑटोनॉमी दी हुई थी, खान ऑफ कलात जो था वहाँ पर रूल कर रहा था, तो वो किसी के साथ तो थे नहीं, ब्रिटिशर्स ने अभी तक इनको नेक्स्ट नहीं करा था। तो उसको अगर ये रशियंस आके नेक्स्ट कर लेंगे तो भाई रशिया की हमारे साथ डायरेक्ट बाउंड्री बन जाएगी, क्योंकि सिंध वाले एरिया तक तो हम आ ही गए हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई इसके साथ अगर वो आ गए तो हिंदुस्तान भी इनके लिए रीचेबल हो जाएगा। तो ब्रिटिश ने सोचा, ब्रिटिश बहुत स्ट्रेटेजिक आदमी थे, ब्रिटिश ने सोचा कि भाई जो रशिया और हिंदुस्तान के बीच वाला जो अफगानिस्तान है उसको बफर जोन बना दिया जाए। तो भाई इधर तक आने ही दो, बलोच तक तो तब पहुंचेंगे ना, पहले अफगानिस्तान आएगा, तो हम अफगानिस्तान को ही बफर जोन बना देते हैं ताकि दोनों के बीच में एक एडिक्वेट डिस्टेंस बना रहे। पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रिटिश आर्मी को अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़ना था, लेकिन अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए जो रास्ता था वो जाता था बलूचिस्तान से होकर। अब ब्रिटिशर्स जब हिंदुस्तान में आए थे, भारत में आए थे, तो उनका पहला फोकस जो था वो डेक्कन और साउथ पे था। आप जितने भी जो फेमस पोर्ट्स हम पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे डेक्कन और साउथ इंडिया में है। कुछ मतलब उसके बाद बंगाल के आसपास भी है, मुंबई में, लेकिन मेजर कंसंट्रेशन डेक्कन और साउथ में थी। तो इस वजह से क्योंकि वो उस वक्त वहां पे फोकस करना चाहते, उसका रीजन एक ये भी माना जा सकता है कि भाई जब वो आए थे, पोर्चुगीज आए थे या ब्रिटिशर्स भी आए थे, तो उन्होंने तब देखा ही साउथ इंडिया था, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे आए थे, इसका कारण ये भी हो सकता है, लेकिन उनका फोकस वहीं पे था। अब अपने इस फोकस को मेंटेन करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने उस वक्त का जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला बॉर्डर था, आज का जो कश्मीर रीजन हो गया, पाकिस्तान रीजन हो गया, उसके बाद आज का जो पाकिस्तान सिंध रीजन है, पाकिस्तान पंजाब रीजन है, तो उसमें उन्होंने जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर था उसको बफर जोन बनाने के लिए पंजाब में, अफगानिस्तान में और सिंध के रूलर्स के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। लेकिन जब रशिया के जो एम्बिशंस थे वो ज्यादा क्लियर होने लगे, ये लगभग 1830 के आसपास का टाइम होगा, तो लंदन के लोग भी एक सोच में पड़ गए कि भाई बॉर्डर पॉलिसी में कुछ हमें बदलाव लाना होगा। और यही वो टाइम था, उन्होंने अफगानिस्तान को अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट असेट माना। अब ब्रिटिश ने उस वक्त काबुल का रूलर हुआ करता था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद। अब दोस्त मोहम्मद के साथ जो रिलेशनशिप बनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने चैलेंज उस वक्त आया जब क्वेश्चन पेशावर का आया। अब पेशावर उस वक्त के ऊपर पेशावर आज भी एक पश्तून एरिया, उस वक्त के ऊपर भी पश्तून एरिया हुआ करता था, और ये उस वक्त दोस्त मोहम्मद के कंट्रोल में था। पर इसी बीच हमें इसी टाइम फ्रेम के दौरान पंजाब वाले रीजन में, आज का जो पाकिस्तान पंजाब है, लाहौर वाला रीजन देख लो, तो उस वक्त के ऊपर यहाँ पे सिखों का राज आ गया था और महाराजा रणजीत सिंह इसको रूल कर रहे थे। अब महाराजा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने अफगान जो एलीट के साथ, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए, और कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने अफगानों को हरा के सिखों का कंट्रोल वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया। अब यही चीज ब्रिटिशर्स को एक मौका देती है। तो जब अफगानों को सिखों ने हरा दिया, अब दोस्त मोहम्मद भागा गया ब्रिटिश के पास और बोला कि भाई मुझे मदद चाहिए, मुझे अपना पेशावर वापस लेना है, और ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया। ब्रिटिशर्स बोले कि भाई हाँ आएंगे, लेकिन आने के लिए जाना पड़ना था बलूचिस्तान के बीच में। अब इस मिशन के लिए ब्रिटिश आर्मी का जो एक डिवीजन था वो सिंध और कलात के थ्रू मार्च करने वाला था, पर सेफ पैसेज तो चाहिए था। अब उस वक्त बलूचिस्तान के कलात रीजन में मीर मेहराब खान की हुकूमत हुआ करती थी, तो ब्रिटिश ने मेहराब खान से एक डील की कि भाई वो उनकी आर्मी को, ये मैं लगभग टाइम हम बात कर रहे हैं 1830 के आसपास के, 1830 का आप दिमाग में रखे चलिएगा। तो ब्रिटिश ने मेहराब खान से एक डील की कि भाई वो उनकी आर्मी को अफगानिस्तान तक एक सेफ पैसेज देंगे। अब ब्रिटिश को लगा कि भाई जो खान ऑफ कलात हैं उनकी गारंटी के बाद उनकी जो आर्मी है वो आसानी से वहाँ से गुजरते हुए अफगानिस्तान तक पहुँच जाएगी, पहुँच के दोस्त मोहम्मद की हेल्प कर देगी, हेल्प करने के बाद दोस्त मोहम्मद को अपनी साइड करके वो अफगानिस्तान को एक बफर बना लेंगे। लेकिन ब्रिटिश को ये नहीं पता था उस वक्त कि भाई जो खान ऑफ कलात है वो इनकी हिस्ट्री नहीं जानते थे,
क्योंकि हमने देखा 12वीं से लेके 12th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक इनमें अलग अलग ट्राइबल यूनियंस थे। उसके बाद एक लीडर आया था, उसने कलात का राइज करा, लेकिन अभी भी खान ऑफ कलात वाज अ सिंबॉलिक फिगर ओवर द हेड। उनकी मानते थे बात, लेकिन उनमें भी कई ट्राइबल यूनियंस के सरदार ऐसे थे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थे, जो कई बार इनकी बात नहीं भी मानते थे। तो वो बलोच सरदार अपनी मर्जी से भी चला करते थे। तो ब्रिटिशर्स को यह बात का पता नहीं था कि भाई जो कलात के खान है वो अपने बलोच सरदारों पर पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं रखते। और हैड इट बी नासिर खान वन का रूल तब हम मान भी सकते थे, लेकिन अब वाले रूलर इतने स्ट्रांग नहीं थे। अब बलोच सरदारों की अपनी मर्जी थी और वो खान ऑफ कलात की नहीं सुना करते थे। तो हुआ कुछ यूं कि जब 1839 में ब्रिटिश फौज बोलान पास से गुजर रही थी, तब बलोच के जो ट्राइबल लोग थे, बलोच के कबीले थे, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब ब्रिटिश को इस चीज से बहुत गुस्सा आ गया कि भाई आपने हमसे ट्रीटी करी, ट्रीटी करके हम उधर जा रहे हैं, हमने हमारे और कुछ दूसरे इंटेंशंस थे, हमें तो अफगानिस्तान, हम दूसरा इरादा रख के मन में चल रहे थे और आपने हम पे अटैक कर दिया। और इस चीज की उन्होंने नाराजगी जो उस वक्त के ऊपर मेहराब खान थे उन्होंने उससे भी जताई। यहां तक कि जब ये डिस्कशंस हो रही थी, वो नाराजगी जताने गए, कुछ बहस भी वहां पे हो गई और ये जो दोस्ती वाला सीन था ये काफी हद तक आगे बढ़ के दुश्मनी में बदल गया। एंड फाइनली अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो ब्रिटिशर्स ने जो अफगानिस्तान में उसके अपना दोस्त मोहम्मद की मदद करने जा रहे थे, उन्होंने कलात पर ही हमला कर दिया और 1839 के आखिर में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने कलात पर कब्जा कर लिया और जो मीर मेहराब थे उन्होंने अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हुए जान दे दी। अब आप ये समझिए, मेहराब खान ने उस वक्त अपनी जमीन की लड़ाई करते हुए जान दे दी, ये इनकी हिस्ट्री है। दिस पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड। आप उन लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हो जिनमें कोई छोटी सी बात से लड़ाई शुरू होती है और वो फिर 30-40 साल तक ऐसे ही चलती रहती है, हजारों लोग मर जाते हैं। यू आर इन फाइट विद दैट पीपल। चलिए वापस आते हैं अपनी कहानी पे। तो इसके बाद जो बलोचिस्तान था वो पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अब ब्रिटिशर्स ने बेसिकली देखो इसको एक बफर बना के रखना था। वो खुद तो यहां पे आना नहीं चाहते थे क्योंकि अफगानिस्तान भी उनको बफर चाहिए था और उनको बलूचिस्तान भी बफर चाहिए था। तो इनिशियली तो कलात के साथ कोई परमानेंट रिलेशन बनाने का ब्रिटिशर्स का प्लान नहीं था और इसी वजह से जो हमने पहला एंग्लो अफगान वॉर भी देखा, तो उसके बाद उन्होंने अपने ट्रूप्स को वहां से वापस बुला लिया था। पर उसके बाद एक साल आता है 1843 का, यानी कि मेहराब खान की डेथ के 4 साल बाद। तो 1843 में सिंध को उन्होंने एनेक्स कर लिया। अब देखो सिंध उसके बिल्कुल राइट साइड पे था। तो सिंध की एनेक्सेशन के बाद जो इनका बॉर्डर था वो बिल्कुल कलात के आसपास आ गया था, कलात के साथ ही आ गया था। हेंस ब्रिटिशर्स को इस वक्त के ऊपर कलात के साथ एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की जरूरत थी। उसके बाद 1854 के बाद जो नासिर खान 2 का रूल आता है, तो नासिर खान 2 के साथ 1854 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसमें इन्होंने ये जो इनके बीच में अग्रीमेंट हुए थे उसमें ये था कि भाई जो ट्रेड रूट्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे जो वहाँ के खान ऑफ कलात हैं, और ब्रिटिशर्स को कलात में ट्रूप रखने का राइट्स दिया जाएगा। और इन दोनों चीज़ों के बदले जो ब्रिटिश हैं वो खान को हर एक साल 50,000 रुपए की सब्सिडी देंगे। अब देखो ब्रिटिशर्स को ना उस वक्त के ऊपर जब वो सिंध तक पहुंच गए थे, सिंध को उन्होंने अपने अंदर ले लिया था, तो ब्रिटिशर्स को अपने साइड में एक ऐसा पड़ोसी चाहिए था जो उनके इंटरेस्ट को समझे और उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करे, क्योंकि वो रशिया वाला रीजन भी था और दूसरा उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था वो साउथ में चल रहा था और फॉर दैट मैटर अब तक कलकत्ता भी डेवलप हो चुका था, ईस्ट में भी चल रहा था। तो उनको ये वाला एरिया सिक्योर चाहिए था और लैंड रूट के जरिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ये जो नेवी थी इनकी उसके वाइज दे वर वेरी मच सिक्योर, वो बहुत इनकी स्ट्रांग हुआ करती थी। लेकिन ये वाला एरिया एक बचता था जिसके जरिए लैंड रूट के जरिए इंडिया को अटैक करा जा सकता था, क्योंकि इस वाले हिमालयस में बहुत सारे पासेज हैं। अगर आप इस तरफ वाले हिमालयस को देखो तो वहां पे ऑलरेडी हिंदुस्तान को एक नेचुरल प्रोटेक्शन थी, तो ब्रिटिशर्स वर सेफ फ्रॉम दैट साइड। तो इसी चीज को अपना ये वाली जो सिंध का जब इन्होंने बॉर्डर के आसपास वाले एरिया में पहुंच गए, कलात के साथ सीधी बाउंड्री शेयर होने लग गई। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश और कलात के जो रिलेशंस थे, ब्रिटिशर्स ने इसको एक पॉलिसी के तहत कंट्रोल करना चाहा जिसको नाम दिया गया क्लोज बॉर्डर पॉलिसी। तो इस क्लोज बॉर्डर पॉलिसी के तहत उन्होंने कुछ फॉर्मल ट्रीटीज करी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ करती थी, उसके और जो ये वाली टेरिटरीज के रूलर्स थे इनके बीच में स्टैब्लिश हुई। अब क्लोज बॉर्डर पॉलिसी के जो सपोर्टर्स थे उनका मानना था कि भाई इंडस रिवर एक नेचुरल बॉर्डर ऑलरेडी है, तो ब्रिटिशर्स को डेफिनेटली ये नेचुरल बॉर्डर ही अपना प्रोटेक्ट कर लेगा। जैसे कि एक और चीज, आपने
ये भी एक सोच के देखिएगा, जब हमने इनकी हिस्ट्री डिस्कस करी, जब हमने दोनों माइग्रेशंस को डिस्कस करा, तो हमने ये देखा कि ये दोनों की दोनों माइग्रेशंस, चाहे फिर ये सीरिया से आई हैं, चाहे ईरान वाले एरिया से आई हैं, चाहे अर्मेनिया, अजरबैजान वाला, कोई भी थ्योरी आप लगा लीजिए, जब ये आई हैं ये ईरान के नॉर्थ वाले एरिया से आई हैं, ईरान के सेंटर से नहीं निकले। उसके पीछे कारण ये भी, अगर आपने मूवी देखी हो मैड मैक्स, तो उसमें एक वो सीन दिखाया गया है जिसमें कुछ नहीं होता, दूर दूर तक बंजर जमीन होती है ना। अब वो अमूर दरिया वाला एरिया है, वो बहुत ज्यादा एरिड रीजन है, उसके बीच में से नहीं आया जा सकता। तो ऐसे कुछ नेचुरल जो डिफेंसेस होते हैं वो हर जगह पे होते ही होते हैं। तो उनका भी क्लोज बॉर्डर के तहत ये मानना था कि भाई जो इंडस नदी है वो नेचुरल बॉर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ब्रिटिशर्स को डिफेंड कर ही लेगा। लेकिन सेंचुरी के एंड तक इन लोगों को ये एहसास होने लगा कि भाई अगर हमें इंपीरियल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है तो भाई हमें इस इंडस नदी से आगे बढ़ के वो जो बलूचिस्तान वाले पहाड़ी रीजन है, पश्तून एरिया वाला पहाड़ी रीजन है, हमें उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा और माउंटेन पासेस को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि वो माउंटेन पास ही है जहां से वो फॉरेनर इन्वेड करेगा, जहां से भारत में अफगान इन्वेशन होती भी रही। अब इसी पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसमें जो लोकल ट्राइबल लीडर्स थे उनके साथ अलायंसेस बनाए गए और हाईलैंड ट्राइब्स पर एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का एम रखा गया। अब इसी वक्त के ऊपर यानी कि 1850s में कलात में खानशिप के सक्सेशन की फिर से स्ट्रगल चलने लगी, वो जो पहले भी चली रही थी। अब कलात की जो बाउंड्रीज थी वो भी खान के इन्फ्लुएंस के हिसाब से वेरी करती थी कि भाई जैसे मान लो जो भी कलात में बैठा है तो उसका जहां जहां पे, क्योंकि हमने बोला कि भाई वहां पे नीचे भी सरदार हुआ करते थे, तो जिस सरदार के ऊपर उसका कंट्रोल होता था तो वहां पे मान लीजिए कि ये बाउंड्री है, तो इस वाले सरदार के साथ अभी कंट्रोल नहीं रहा तो बाउंड्री कम होके आ गई, है ना। तो जो उस वक्त के ऊपर फिर इसकी बाउंड्री भी थी, वो उसके खान ऑफ कलात के जो परसुएशन स्किल्स थे, उसके लोकल चीफ्स थे, उस पर कितना कंट्रोल रख पाता है इसकी एबिलिटी पे डिपेंड होता था। अब 1857 का साल आया तो इसमें नासिर खान जो 2 थे उसका मतलब देहांत हो जाता है। उसके गुजरने के बाद उनका जो हाफ ब्रदर था खुदादाद खान, तो उस वक्त वो सिर्फ 16 साल का था, तो वो कमान संभालता है। अब सरदार ने उनको अपना जो रिप्रेजेंटेटिव था वो तो माना, पर खुदादाद खान और जो सरदार थे उनके बीच में जल्दी इश्यूज आने लग गए। अब ब्रिटिशर्स थे, अब ब्रिटिशर्स अपनी जो 1854 वाली ट्रीटी उनके बीच में हुई है वो तो खान को हेड ऑफ द स्टेट की तरह ट्रीट करके गए हैं और उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो एक स्टेट की तरह बिहेव भी करें, उनके नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको संभाल के रखें। लेकिन जो सरदार थे वो कई बार बात मानते थे खुदादाद खान की, कई बार नहीं भी मानते थे क्योंकि उनके बीच में इश्यूज आ गए। अब खुदादाद खान ने, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी थी, उसने क्या करा, जो 50,000 रुपए सब्सिडी मिलती थी उसका कुछ हिस्सा यूज करके एक छोटी सी मर्सनरी फोर्स बना ली। और इस मर्सनरी फोर्स की अगर हम बात करें तो ये मेजरली अफगान बेस्ड थी, अफगान से लड़ाके थे, ताकि वो जो सरदार अगर कोई उनके खिलाफ रिबेल करता है, उनकी बात नहीं सुनता, या वो सरदार उनके साथ कोई नहीं भी आता है तो वो उसकी ट्राइबल फोर्सेस पे अपना डिपेंडेंस कम कर सके। और वहीं ब्रिटिशर से उस वक्त जो फॉरवर्ड पॉलिसी आ गई थी उसका जिम्मा दिया गया था सैंडमैन नाम के व्यक्ति को। अब सैंडमैन जो उस वक्त था उसने वो फॉरवर्ड पॉलिसी का सपोर्टर हुआ करता था, तो उसने कलात और बोलान पास को सिक्योर करने का जो अपना एम था उसको अपना मिशन बना लिया था। अब धीरे धीरे ब्रिटिश ने पूरा बलूचिस्तान जो था वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसी डिवीजन के टाइम के ऊपर जो ईरान बलूचिस्तान था वो अलग हुआ, अफगानिस्तान के वाला जो बलूचिस्तान है वो अलग बॉर्डर वहाँ पे सेट कर दिया गया, क्योंकि शुरुआत दरअसल 1871 के आसपास हुई थी। हम इस कहानी पे वापस आते हैं, लेकिन 2 साल हमारे आगे आएंगे, 1871 और 1893। 1871 में ईरान के साथ जो बॉर्डर था इस बलूचिस्तान का फिक्स किया गया और उसे गोल्ड स्मिथ लाइन का नाम दिया गया। और फिर आगे इसी कड़ी में चलते हुए 1893 का वो साल था, एक अग्रीमेंट के जरिए एक लाइन इस्टेब्लिश करी गई, बॉर्डर इस्टेब्लिश करा गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जो आज की डेट में भी है, जिसको दुरंद लाइन का नाम दिया जाता है। तो ये वाला जो बलूचिस्तान था इसकी डिवीजन फाइनली फिर जो फॉर्मल अग्रीमेंट्स के तहत हो तो वहीं गई थी जब ये सैंडमैन नाम का व्यक्ति आया था, लेकिन फिर इसकी फॉर्मलाइजेशन बाद में जाके कर दी गई। अब वापस आते हैं, 1873 का वो साल था। अब इसके बाद जो साल आया वो आया 1875 का। अब 1875 का जो साल है हमारे लिए वो आज के डेट का जो बलूचिस्तान का इशू है उसको समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 साल 1875 और 1876। 1875 में एक ट्रीटी की जाती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कलात, और इसी ट्रीटी के बाद एक 13 जुलाई को 1876 को एक दरबार में सैंडमैन और खुदादाद खान ने एक दूसरा अग्रीमेंट भी साइन करा, जो कि सरदार्स के जो कस्टमरी राइट्स थे और जो उनकी प्रिविलेजेस थी उसको रिस्टोर करता था। और
जो खुदादाद खान ऊपर बैठे, अगर कोई सरदार उनकी बात नहीं भी मानता, किसी के बीच डिस्प्यूट भी आ गया, तो ब्रिटिशर्स को इन डिस्प्यूट्स के बीच में मीडिएशन का पावर देता था। अब जो ये दरबार वाला एग्रीमेंट था, इसका एक फॉर्मल वर्जन भी आया जिसको मस्तूंग एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है, जो दिसंबर 1876 के आसपास साइन करा गया। और ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे खुदादाद खान के साथ जो ट्रीटी साइन करी थी, ये वाली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी थी। यानी कि इस वक्त के ऊपर, अगर वो व्यक्ति गवर्नर जनरल उस वक्त के ऊपर लॉर्ड लिटन हुआ करते थे, तो इस एग्रीमेंट के ऊपर वो लॉर्ड लिटन ने दस्तखत करे। अब इसमें जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश को कलात में परमानेंटली अपने जो ट्रूप्स थे उनको स्टेशन करने का मौका दिया गया, अधिकार दिया गया, और रेल और टेलीग्राफ लाइंस जो ब्रिटिशर्स ने थे वो वहां पे बनाई, और उसके बाद एक फ्री ट्रेड का ऑथोराइजेशन भी उन्हें मिला। अब इसी के बदले जो खान था, अब खान को एनुअल सब्सिडी जो उसकी थी वो बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई, और इसी ट्रीटी के बाद एक 3 लाख रुपए का गिफ्ट भी बोला जाता है कि भाई वो खान ऑफ कलात को दिया गया था। अब ये ट्रीटी जो सारे के सारी थी, ये सैंडमैन की फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट थी। लेकिन यहां पे हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, इस ट्रीटी के दौरान जो कलात है, कलात को ब्रिटिशर्स ने अपना हिस्सा नहीं बनाया था। कलात अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंटिटी थी। ब्रिटिशर्स के साथ उनकी ट्रीटी हो रही है 1-on-1। यू सी 2 पर्सन्स आर कमिंग इनटू एन एग्रीमेंट। एक जगह पे खान ऑफ कलात साइन कर रहे हैं, दूसरी जगह पे लॉर्ड लिटन साइन कर रहा है। दिस मींस दीज आर 2 इक्वल्स। और जो वो प्रिंसली स्टेट्स वाला भी एक नजरिया है कि भाई वैसे उन्होंने कोई एक्सीड नहीं करा था। अब जो ये ट्रीटी सैंडमैन की थी, फॉरवर्ड पॉलिसी का, जिसको हमने नाम भी दिया है, इसमें उनका गोल ये था कि भाई कलात में हम पीस मेंटेन कर लें, और पीस मेंटेन करके इसको एज अ बफर जोन रख दें, और अगर कल को अगर ब्रिटिशर्स की कुछ थोड़ी बहुत इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी भी, ताकि खान ऑफ कलात को अगर अपने अंदर कुछ चीजें सेट करने की जरूरत पड़ती है तो ब्रिटिशर्स इंटरवीन कर लें। तो अब एक बफर जोन उन्होंने क्रिएट करके रख लिया। अब अगली डेट जो आती है वो आती है फरवरी 1877 की। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंडमैन को पहला एजेंट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बलूचिस्तान बना दिया, और जो क्वेटा हुआ करता था, जकोबाबाद का एरिया और कलात था, उसमें भी अपने पॉलिटिकल एजेंट्स को अपॉइंट कर दिया। अब इसके बाद अपनी प्रेजेंस को वहां पे और ज्यादा पुख्ता करने के लिए, परमानेंट करने के लिए, उन्होंने एक रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन भी करा, जो कि जकोबाबाद से क्वेटा तक हुआ करता था। और फिर वहां पे उन्होंने क्वेटा में कैंटोनमेंट में बैरक्स का कंस्ट्रक्शन भी करा। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो कोऑपरेटिव रिलेशंस थे उसको बढ़ाने के लिए जो डिफरेंट यहाँ की खान ऑफ कलात के अंदर डिफरेंट जो रूलिंग फैमिलीज थी, उनमें एक इंटर मैरिज की प्रथा भी चलाई, ताकि उनके जो रिलेशंस है वो स्ट्रांग बन सकें। और ये आज तक भी, मतलब, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। अब यहां तक हमने वो ब्रिटिशर्स वाला एंगल समझ लिया, ठीक है। अब इस स्टोरी को 1876-77 के आसपास से हम 50 साल आगे लेके चलते हैं, और 50 साल के बाद हमारे पास, क्योंकि हमें इस 50 साल के आसपास में कोई मेजर इतना सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं मिलता जिससे जो हमारे लिए रेलेवेंट है आज की कहानी को समझने के लिए। अब इस इवेंट से लगभग 50 साल के बाद साल आता है 1932 का। तो 1932 में अहमद यार खान ने कलात का थ्रोन संभाला, और यही उनके लास्ट रूलर भी थे। अब अहमद यार खान वो पहले खान थे जिन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। वो जूब मिलिट्री में, मिलिशिया में सर्व कर चुके थे, और वो इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन के साथ साथ कई ट्राइबल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे। अब एक इंडियन प्रिंस की तरह उन्हें जो मोटरिंग और हंटिंग का काम था उसमें बहुत शौक था। उन्होंने कंसिस्टेंटली जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ अपनी लॉयल्टी दिखाई, क्योंकि ट्रीटी साइन हुई थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्हें जो 1875 और 76 की ट्रीटी थी उसके मुताबिक जो उन्हें राइट्स मिलने चाहिए थे वो ब्रिटिशर्स ने नहीं दिए। क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स का अरेंजमेंट देखें उस वक्त के ऊपर, तो सम वर ब्रिटिश कंट्रोल्ड स्टेट्स, कुछ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, कुछ जो स्टेट्स हुआ करती थी वो डायरेक्टली वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के अंडर हुआ करती थी। तो जो ब्रिटिशर्स ने इनको राइट नहीं दी, उसके पीछे का एक कारण जो ब्रिटिशर्स द्वारा बताया जाता है वो ये भी है कि भाई कलात गवर्नमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी प्रॉपर कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से उसको कौन से राइट्स देते। अब लेकिन 1875, 76, 77 वाली ट्रीटी साइन हुई है। अब इन ट्रीटीज के चलते जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ने लग गई, और धीरे धीरे जो टाइम था वो आज़ादी का आ गया। अब जैसे ही आगे पार्टीशन का वक्त आता है तो ब्रिटिश द्वारा कि आगे सब चीज़ों को कैसे मैनेज करा जाएगा, कुछ बंदों कमेटी बना के भेजी जाती है, और इसका नाम रखा जाता है कैबिनेट मिशन। अब खान ऑफ कलात 24 मार्च 1946 को इसी कैबिनेट मिशन को अप्रोच करते हैं और क्लेम करते हैं कि भाई 1876 का जो हमारा अग्रीमेंट हुआ था
उसकी वजह से हमें आज तक एक तो इंटरनल ऑटोनॉमी मिलती आई है, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार है वो उनके मामलों में दखल नहीं देती आई। तो भाई इसी वजह से जो 1876 की ट्रीटी है उसके तहत कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और हम ही आपको यहां पे बताने आए हैं। तो इस वजह से अब आप कलात के बारे में कोई भी फ्यूचर फैसला लेंगे तो वो हमसे कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा। और हम अगर आपको अपनी इंटेंशंस बताएं तो हमें सिक्किम और भूटान के जैसा एक स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को जरा मर्ज करके समझिए। कलात को भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने की जरूरत नहीं थी, और ना ही वो चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का हिस्सा था। हेंस कलात के आखिरी राजा जो कि खान मीर अहमद यार खान थे, जो कि खान ऑफ कलात भी कहलाते हैं, उन्होंने अपने और अपने लोगों के लिए आजादी का रास्ता चुना। अब अपने इस स्टैंड को और स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने नेपाल के किंग का एग्जाम्पल भी दिया कि भाई नेपाल के किंग को भी हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट स्टेटस, डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज दिए। लेकिन उनके ये सब आर्ग्यूमेंट्स को उस वक्त के ऊपर जो लॉर्ड वेवल हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही ये रिजेक्शन आता है तो भाई इनके पास एक ही ऑप्शन बचता था, और वो था अपोजिट ग्रुप। तो 1946 में खान ऑफ कलात ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना जो लीगल एडवाइजर बना लिया। अब लीगल एडवाइजर बनाने के पीछे कारण ये था कि वो चाहते थे कि भाई इनके साथ में अपना जो केस है इसके जरिए मैं ब्रिटिश क्राउन तक रख पाऊंगा। लेकिन जो ये इनका फैसला था वो इनके लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ। अब उसके बाद अगर हम इसी कड़ी में अगली तारीख देखें तो वो आती है 4 अगस्त 1947 की। अब इस दिन दिल्ली में एक बड़ी मुलाकात हुई जिसमें लॉर्ड माउंटबैटन थे, जो कि उस वक्त भारत के आखिरी वाइसरॉय थे। अब खान ऑफ कलात थे, कलात के चीफ मिनिस्टर भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। अब इस मुलाकात में जिन्ना ने खान ऑफ कलात की जो आज़ादी का फैसला था उसको सपोर्ट करा, उसको रेटिफाई करा। और इस मीटिंग के एंड में ये तय हुआ कि भाई 5 अगस्त 1947 से जो कलात है वो आज़ाद होगा। अब जिन्ना के कहने पर जो खारन और लास बेला का एरिया है वो भी कलात के साथ मिला दिया जाएगा, ताकि एक प्रॉपर पूरा बलोचिस्तान बन के आ सके। अब इसी कड़ी में अगले अगर हम डेट की तरफ बढ़े तो 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें कलात को एक आज़ाद रियासत के तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट करा। ये एक्सेप्टेंस मुस्लिम लीग द्वारा आ रही है, यानी कि जिन्ना द्वारा आ रही है। और मुस्लिम लीग ने यह वादा करा कि भाई वो बलोचिस्तान की जो आज़ादी है वो उसका सम्मान करेंगे। अब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो आज का जो बलोचिस्तान है वो भी आज़ादी की राह पे चला और उसे 4 छोटी रियासतों में बांटा था, जिसमें कलात थी, खरान थी, लास बेला थी और मकरान थी। अब इन रियासतों को 3 चॉइसेस दी गई जो उस वक्त सबको ही थी कि या तो भाई आप भारत के साथ आ जाओ, या पाकिस्तान के साथ आ जाओ, या फिर आप आज़ाद रह लो। तो कलात ने अपना अग्रीमेंट याद करवाया कि भाई अभी तो 5-6 दिन पहले अग्रीमेंट हुआ है, तो भाई हम अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं। अब उन्होंने रियासत का जो झंडा था वो बुलंद किया, और जो खान ऑफ कलात था उनके नाम पे उनका नाम जो था एक आज़ाद राजा के तौर पे भी पढ़ा गया था उस वक्त। लेकिन इसी बीच जिन्ना ने खान को धोखा दे दिया। अब खान ऑफ कलात तो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई जो इलाके ब्रिटेन ने पहले अग्रीमेंट्स के जरिए उनसे ले लिए थे, क्योंकि तब तो एज अ बफर स्टेट उनका काम चल रहा था, तो वही वाले इलाके जो ब्रिटिश हैं जब वो जा ही रहे हैं तो 1947 के बाद उन्हें ही वापस देके जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 12 सितंबर को एक स्टेटमेंट जारी की कि भाई खान ऑफ कलात एक आज़ाद रियासत की इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लायक नहीं है। अब इसमें कुछ थ्योरीज ये भी दी जाती है कि भाई शायद जो पाकिस्तान और इजराइल की 2 मुल्क थे उनकी इसी टाइम के ऊपर क्रिएशन हुई। जो इजराइल के अलग कुछ रीजन थे, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को मुख्य तौर पे ऊपर बनाने का रीजन इस वक्त ये था, कार्व आउट करने का रीजन ये था कि और यूएसए और यूके दोनों इस वक्त पे चाहते थे कि पाकिस्तान वहां पे आ जाए एज अ बफर स्टेट, ताकि हम पाकिस्तान के जरिए जो यूएसएसआर है उसका अगर कल को जाके, क्योंकि कोल्ड वॉर शीत युद्ध का वो टाइम चल रहा था, अगर रशिया कल को इधर आके वार्म वाटर्स एक्सेस करने आएगा तो हमारे पास पाकिस्तान का जरिया होगा उसको वहां पे रोकने के लिए। तो ये भी माना जाता है कि ये जो ब्रिटिश का स्टेटमेंट आया था सितंबर वाला, शायद वो जिन्ना द्वारा इंस्टिगेट करा गया था। लेकिन चलो जो भी है, तो ब्रिटिश का जैसी स्टेटमेंट आया तो पाकिस्तान इसी मौके की जरूरत उसको थी और इसी मौके को वो तलाश रहा था ताकि वो कलात को अपने साथ मिला सके। और इसी वजह से जब अक्टूबर 1947 में खान ऑफ कलात पाकिस्तान आए तो कराची में हजारों बलोच लोगों ने उनका शानदार स्वागत करा। लेकिन पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका रिसेप्शन नहीं करा।
अब यहां पे खान ऑफ कलात ने उनके जो पाकिस्तान के इरादे थे उसमें पहले बदलाव का इशारा देखा, और इसी बीच जो हालात थे वो और ज्यादा बिगड़ने लगे। बलोच की जो 4 रियासतें थी उसमें से खारन के जो शासक थे मोहम्मद हबीबुल्लाह, उन्होंने खत में लिखा कि भाई जो मेरी रियासत है वो कभी कलात के काबू में नहीं आएगी और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। अब इनका जो स्टेटमेंट है ये बैलेंसिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने एक तरफ मना कर दिया कि भाई जो कलात को पहले 4 जगहें मिलनी थी, कि 4 जगह से मिलके वो बलोचिस्तान बनना था, 3 जगहें और एक और कलात, तो उन्होंने बोला मैं कलात के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उनकी जो ये कलात के खान थे उनके साथ पुरानी दोस्ती थी, तो उन्होंने क्या करा, इस मुद्दे को ओपन एंडेड छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे जो लास बेला और मकरान था उसने भी पाकिस्तान में मर्जर की इच्छा जतानी शुरू कर दी और कलात पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब इसी बीच अगर हम ताज मोहम्मद ब्रिसीक की एक किताब है बलोच नेशनलिज्म एंड इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने खान को कहा कि भाई इस्लामाबाद के साथ आप जल्दी से मर्जर कर लें। अब खान ने जिन्ना के इस प्रपोजल को मना कर दिया और कहा कि भाई बलोचिस्तान कई अलग अलग ट्राइबल कबीलों का मुल्क है और लोगों की मर्जी के बिना कोई भी फैसला वो नहीं ले सकते। अब जिन्ना के जो मर्जर का प्रपोजल था उस पर खान ने अपनी लेजिस्लेचर की मीटिंग बुलाई, जिसमें दोनों हाउसेस को जो ये प्रपोजल उनके सामने रखा गया, लेकिन दोनों हाउसेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये जो पहले एग्रीमेंट हुआ था, चाहे आप 1876 वाला या 75 वाला जो ट्रीटी ऑफ कलात हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ उसको देखो, या फिर 4-5 अगस्त के टाइम जो आपकी जिन्ना ने बात मानी थी और उसको मुस्लिम लीग ने रेटिफाई करा था, ये चीज़ तो दोनों के खिलाफ जाती है। अब हालात बिगड़ रही थी और खान ने इसी चीज़ को देखते हुए कि भाई अब पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, तो उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ हुआ करते थे उस टाइम के, खान ऑफ कलात के, जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल परवेज। तो ब्रिगेडियर जनरल परवेज को कहा कि भाई आप अपनी आर्मी को जो दोबारा ऑर्गेनाइज कर लें और हथियार और एम्यूनेशन का बंदोबस्त कर लें। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में दिसंबर 1947 में जो जनरल परवेज थे वो लंदन के कॉमनवेल्थ रिलेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई से हथियारों की डिमांड भी करने जाते हैं, लेकिन था तो आखिर वो ब्रिटेन ही, और ब्रिटेन का हमने एक पहले भी वो जिन्ना वाला कनेक्शन बताया। तो ब्रिटेन उनको मना कर देता है और कहा कि भाई हम पाकिस्तान की परमिशन के बिना कलात को आर्मी का सपोर्ट नहीं देंगे। अब खान ने बलोच सरदार के साथ एक बातचीत करने की कोशिश करी, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करी, लेकिन 1-2 के अलावा किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब जब जिन्ना ने देखा कि भाई खान बाकी सरदारों के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं और वॉर की प्रिपरेशन के लिए जो अपने ब्रिगेडियर परवेश हैं उनको आप वो इंग्लैंड भी भेज रहे हैं और इसके ज़रिए सिर्फ वो वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको एक वक्त मिल जाए प्रिपरेशन के लिए, तो 18 मार्च 1948 को उन्होंने खारान को, लास बेला को और मकरान को कलात से अलग कर दिया। अब काफ़ी सरदार पाकिस्तान के साथ मिलने पर राजी भी हो गए और खान अकेले पड़ गए। अब मोहम्मद अली जिन्ना के असर में आके जो खारान था, लास बेला था और मकरान था, उसने पाकिस्तान के साथ मिलना चुन लिया। और इसी वक्त फिर जो खान ऑफ कलात थे, क्योंकि वो अकेले रह गए थे, उन्होंने भारत और अफगानिस्तान से मदद की गुजारिश लगाई, लेकिन उन्हें कुछ मदद नहीं मिली। और इसी बीच एक ब्लंडर भी आता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 27 मार्च 1948 का वो दिन था और ऑल इंडिया रेडियो ने वीपी मेनन साहब का एक बयान चला दिया। उस बयान में वो कह रहे थे कि खान ऑफ कलात ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने उन्हें मदद देने से मना कर दिया। अब इस रेडियो वाला जो भी खबर आ रही थी, जैसे ही खान ऑफ कलात ने सुनी तो भाई उन्हें समझ आ गया था कि भाई जब ये खबर पाकिस्तान सुन लेगा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। अब अगले ही दिन 28 मार्च को जिन्ना ने पाकिस्तानी फोर्सेस को कलात पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में 7th बलोच रेजिमेंट ने कलात पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी फौज जो थी वो बलोच के कोस्टल रीजन जैसे कि पासनी है, जिवानी है, तुरबात है, इन सब इलाकों में आ गई और कलात के खान को कराची ले जाया गया। अब जो कलात के खान है उन्हें कराची ले जाके उनसे ज़बरदस्ती इस अग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करवाए गए कि भाई हाँ हम पाकिस्तान के साथ आते हैं। और खान के पास भी जिन्ना की टर्म्स को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप कलात के खान को देखें, मीर अहमद यार खान को, तो ही वॉज अ नाइस पर्सन। अब उन्हें यह था कि भाई अगर हम लड़ने जाते भी हैं तो दोनों तरफ अगर हम रिलीजियसली देखें तो हैं तो वो भी मुस्लिम ही, तो दोनों तरफ मुस्लिम भाईचारे का खून बहेगा। तो इस वजह से उन्होंने दस्तखत कर भी दिए। तो इसी दिन जो खान थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो अपना मर्जर है उसका ऐलान किया और इस तरह जो सिर्फ 227 दिन की आज़ादी के बाद कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब खान ने इस मर्जर को हिस्ट्री का डिक्टेट समझा और लोगों को भी ऐसे ही समझाया
और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं अपने मैंडेट से आगे गया हूं, लेकिन अगर मैं ये कदम ना उठाता तो ब्रिटिश एजेंट पाकिस्तान को बलोच के खिलाफ खून की होली में धकेल सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उस वक्त के ऊपर बलोचिस्तान अलग हिस्सा नहीं चाहिए था। बलोचिस्तान अगर उस वक्त के ऊपर अलग बनता तो वो छोटा सा था, तो अब छोटे एरिया को अफगानिस्तान के जरिए यूएसएसआर आ जाता और बलोच वाले एरिया में ही गवादर पोर्ट लगता है, तो रशिया को भी वो वार्म वाटर पोर्ट का एक्सेस मिल जाता। तो इस वजह से जो यूके वाले लोग थे या यूएसए था उस वक्त के ऊपर, क्योंकि वे दोनों एक ही गुट में थे, तो ये कोई रिस्क नहीं उठा सकते थे, और ये बात खान ऑफ कलात अच्छे समझते थे। अब पाकिस्तान में जबरदस्ती मिलाए जाने से जो बलोच कौम थी वो गुस्से और नफरत से भर गई। काफ़ी बलोच जो कौमी लीडर्स थे उन्होंने इस मर्जर को अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, अपनी आज़ादी है, इसके खिलाफ समझा। अब 1948 में खान ऑफ कलात के भाई जो थे प्रिंस अब्दुल करीम, तो उनकी लीडरशिप में पहली बगावत शुरू होती है, क्योंकि खान तो मान गए थे लेकिन उनके जो ये भाई थे इन्होंने नहीं माना। तो पहले तो वो अफगानिस्तान से मदद लेने गए, लेकिन फाइनली जब बगावत उन्होंने करना शुरू किया तो ट्राइबल लोग जो ये वाले हैं, ये इनको गुरेला वॉरफेयर का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, इनको वहां का चप्पा चप्पा पता है, पहाड़ियों का एक एक पत्थर पता है। तो इन्होंने क्या करा, ये फाइनली हिल्स पे चढ़ गए और वॉर लड़ने का फैसला ले लिया। अब उस वक्त तक 1948 के आसपास में पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी थी, तो जो वहां पे रूल कर रहे थे वो मिलिट्री का रूल था, तो मिलिट्री ने इनके साथ नेगोशिएशंस चलाई और कुछ वक्त के बाद वो कन्विंस भी हो गए। लेकिन इन नेगोशिएशंस में इन्होंने एक ब्लंडर कर दिया, जो इनके भाई थे उन्होंने ब्लंडर ये करा कि पाकिस्तान मिलिट्री ने जहां इनके साथ जो भी अग्रीमेंट हुआ वो रिटन साइन नहीं हुआ। अब पाकिस्तान मिलिट्री ने जो था, उनके जो भी लीडर्स आए थे नेगोशिएशंस करने, उन्होंने कुरान के मतलब हाजिर नाजिर कुरान को जानते हुए कुरान के वास्ते से चीज़ों को सेटल कर लिया, और उनको भी लगा, अब्दुल करीम को भी लगा कि भाई हाँ ठीक है, इससे ऊपर क्या हो सकता है ना। तो उन्होंने भी इस बात के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन मिलिट्री ने क्या करा कि जैसे ये लगभग 104 के करीब लोग थे, जब ये हिल्स से नीचे उतर के समझौते के तहत अपना कलात की ओर जाने लगे, तो मिलिट्री ने इनके ऊपर क्रैकडाउन कर दिया और इन सबको अरेस्ट कर लिया। और तब से लेकर आज तक एक जो वो सीड है बलोच लोगों के मन में कि भाई पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री ये डिसऑनेस्ट लोग हैं, ये हमारे साथ विश्वासघात करेंगे, एक सीड वो तभी पैदा हो गया। उसके बाद 1955 के आसपास इन्हें रिहा भी करा गया, लेकिन 5 साल का वो जो जेल का इनका दौर था, एक ये भी माना जाता है कि भाई इनको जेल में रखा गया, इनके बच्चों को जो तशद्दुद करी गई पाकिस्तान द्वारा, तो ये भी है। लेकिन उसके बाद 555 में जब रिहा भी करा गया, तो फिर भी पाकिस्तान की सरकार है, मिलिट्री है, वो इनका जो नज़रिया था वो नहीं बदल पाई। उसके बाद अगर हम सीन में आगे बढ़ें तो 1958 का वो समय आता है। तो 1958 में पाकिस्तान में प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा। अब सिकंदर मिर्ज़ा ने एक ऐसी चाल चली जो कि देश की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो 1958 की अक्टूबर का महीना था, 6 वो तारीख थी, उन्होंने अचानक एक ऑर्डर जारी करा और अहमद यार खान जो उस वक्त खान ऑफ कलात थे, उनके सभी टाइटल्स और प्रिविलेजेस को छीन लिया। और मिर्ज़ा यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे ही हटा दिया, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया, असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। और इस बड़े हादसे का सबसे बड़ा असर बलूचिस्तान पे पड़ा। वहाँ के लोग एक बार के लिए मर्जर के लिए आ तो गए थे, लेकिन वो ट्राइबल लोग हैं, 6th सेंचुरी से रह रहे हैं, उन्हें अपनी ऑटोनॉमी पसंद है, उनके अपने रूल हैं, उनके कस्टम हैं, उनके अपने कोड चलते हैं। तो वहाँ के लोग, खासकर जो जलावन और सरवन जैसे इलाके हैं, उनके ट्राइब्स पीपल को कहा गया कि भाई वो अपने हथियार और हथियार जो भी हैं वो पुलिस के हवाले कर दें। अब आप समझो कि जो ट्राइबल लोग हैं, मतलब मान लीजिए हमें सरकार के खिलाफ कुछ हक नहीं मिल रहे, वी पीपल गो टू प्रोटेस्ट, लेकिन ट्राइबल पीपल के लिए जो वो वेपन्स हैं जिनके बीच में वो रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ाइयाँ, मैंने आपको पहले बताया कि कोई लड़ाई लग जाए वो छोटी सी बात से लगती है, उसके बाद वो 20 साल 25 साल ऐसी चलती रहती है, उनके लिए वो हथियार बहुत डियर है। अब बलोच लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अपमान समझा गया और उन्होंने एक रेजिस्टेंस शुरू कर दिया। अब ऐसे में ज़हरी तहसील खुजदार डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े लीडर नवाब नौरोज़ खान ज़रकज़ाई वो सामने आए और उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए एक आवाज़ उठाई। अब नौरोज़ कोई नए नहीं थे इस रास्ते पे, पहले भी वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने अपनी ज़िंदगी कई साल लड़ाई में गुजारे थे। 1920s में भी वो जो जलवान और मकरान के कच्चे रस्तों पर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ खूब लड़ा था। अब जब इतनी उम्र होने के बावजूद जो नौरोज़ हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए हथियार उठा रहे हैं, तो इनको देख के इनके साथ हज़ारों बलोच लड़के जुड़ गए
और उन्होंने डिमांड करा कि भाई खान ऑफ कोलात को तुरंत रिलीज करा जाए और 1 यूनिट सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। दरअसल ये एक 1 यूनिट सिस्टम एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस को एक साथ जोड़ दिया गया था और बलूचिस्तान की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया गया था। अब थोड़ी देर लड़ाई के बाद गवर्नमेंट ने नरोज और उसके साथियों को एक शांति का ऑफर दिया। उन्होंने वादा किया कि भाई उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी होंगी, उनकी एमनेस्टी मिलेगी, उन्हें 1 यूनिट सिस्टम जो है ये खत्म करा जाएगा। तो नरोज और उसके जो साथी थे उन्होंने गवर्नमेंट पर भरोसा करके जो हथियार थे वो डाल दिए। लेकिन ये एक ट्रैप था। गवर्नमेंट अभी दूसरा धोखा करना जा रही। दूसरा क्या? पहले वो अगस्त वाला हुआ, अगस्त के बाद उसके बाद वो जो अब्दुल करीम थे उनके भाई थे उनके साथ धोखा हुआ, उसके बाद अब ये तीसरा। तो गवर्नमेंट ने अपना वादा तोड़ दिया और नरोज और उनके बेटे और उनके कई साथियों को अरेस्ट कर लिया। अब मिलिट्री ट्रायल में कई लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, नरोज को लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई। अब ये जो विश्वासघात हैं ये फिर से बलोच लोग हैं उनके मन में गहरा जख्म छोड़ दिए। लेकिन बलोच लोगों को आज़ादी का जो जुनून है वो यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 1963 में लोग फिर से एक बार उठे। 1963 में एक व्यक्ति हुआ करते जिनका नाम था शेर मोहम्मद मरी, जिसे जनरल शरौफ भी बोला जाता है। ये मरी ट्राइब से बिलोंग करते थे। जो पहले वाले हमने नरोज की बात करी वो जरी ट्राइब से थे। तो इन्होंने एक नए तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। तो उस वक्त के ऊपर जो कोल्ड वॉर थी, अब उस वक्त के ऊपर जो पाकिस्तान की स्टेट है उसके अमेरिका के साथ जो रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। एंड हेंस इन्होंने जो कोल्ड वॉर का दूसरा ग्रुप था उसमें जो उनकी आइडियोलॉजी थी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी, उससे ये प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। तो शेर मोहम्मद मरी ने बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट BPLF के साथ एक नया संघर्ष शुरू करा जिसमें वो बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज थे उस पर लोकल कंट्रोल चाहते थे, क्योंकि वो लोग वहाँ बहुत वक्त से रह रहे हैं, उनको अपना ये घर लगता था। तो उन्होंने मरी भुगती और जलावन के रीजन्स में कैंप लगाए और बलोच यूथ को इकट्ठा करना शुरू करा। अब इस रेजिस्टेंस ने 1969 तक लड़ाई चलाई और 1969 के आसपास का वो दौर था जब प्रेसिडेंट यहिया खान आए। तो उन्होंने 1 यूनिट सिस्टम को हटा दिया और जो इनकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, जो इनकी डिमांड्स थी, इस चीज़ को रिस्टोर कर दिया। तो फिर 1969 से लेकर जब ये 1 यूनिट सिस्टम खत्म करा गया तो अगले 4 साल तक बलूचिस्तान में शांति रही। लेकिन फिर 1973 एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कमांड संभाली। तो भुट्टो की पार्टी का सिंध और पंजाब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में नेशनलिस्ट पार्टीज का दबदबा था। तो भुट्टो ने जो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी जो कि नेशनल अवामी पार्टी थी उसको एक डिसमिस कर दिया और उसके जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे कि नवाब खैर बख्श मरी थे, सरदार अताउल्ला मेंगल थे और मीर गौस बख्श बेजेंजो थे, तो उनको एक हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर एक जेल में डाल दिया। इसका भी एक अलग इसके पीछे पॉलिटिकल स्टोरी है, पॉलिटिकल नैरेटिव है इसके पीछे। वो ये कि दरअसल हुआ क्या था, 1973 के आसपास पाकिस्तान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का एक नया आइन लिखा गया था। तो इसमें क्या था, इन सब लोगों की डिमांड थी कि भाई आप ऐसा कीजिए, क्योंकि 1971-72 में जो हमने ईस्ट पाकिस्तान है उसका बांग्लादेश बनवा दिया था, तो इस वक्त के ऊपर ही उनके साथ थोड़ा समझौता भी करना चाहते थे। तो 1973 के आसपास एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो 90% के आसपास चीज़ें हैं वो फेडरल रखी जाती हैं और कुछ जो मेजर प्रोविजन थी जैसे कि डिफेंस था, कम्युनिकेशन था, उसके बाद ये अपना आर्मी वाला एरिया था, तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है कि भाई सेंटर की सरकार संभालेगी, बाकी हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन बोला गया कि भाई ये 10 साल के अंदर अंदर ये जो चीज़ें हैं ये इंप्लीमेंट होंगी। तो भाई जो ये सरदार थे ट्राइबल वाले, इनको भी था कि भाई ठीक है 10 साल के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगी। बट फिर जैसे ही ये अग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से ही इन सरदारों ने फिर से ये डिमांड करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त के ऊपर जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे वो बोले कि भाई तुम्हारे साथ अगर अग्रीमेंट करा तो है। अब भुट्टो ने क्या करा कि इनको बोला कि भाई इनको अभी सबक सिखाना पड़ेगा। तो हैदराबाद में एक कॉन्स्पिरेसी केस बना दिया गया, क्योंकि ये लोग जो डिमांड 10 साल के अंदर सेटलमेंट होनी थी उसके लिए सरकार को तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से जो ये अपना खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका इसमें भी डिमांड शुरू होने लग गई थी कि भी जल्दी से इंप्लीमेंट करा जाए। तो अब जो ये रवैया अपनाया गया, इस कड़क अप्रोच के बाद एक और रिबिलियन शुरू हो गया। अब ये जो विरोध था अब तक का सबसे बड़ा विरोध था। 1973 में शुरू हुए इस फेज में लगभग 55,000 से ज़्यादा बलोच फाइटर्स जो थे वो पाकिस्तानी आर्मी, और साथ ही दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जब भी ये ट्राइबल लोग लड़ना शुरू करते हैं तो ये हिल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं
अब गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। पाकिस्तानी आर्मी को ये गुरिल्ला वॉरफेयर का एक्सपीरियंस नहीं था, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में उन्होंने अपनी सिखलाई ली थी। तो अब हुआ क्या कि वो 2-3 लोग आया करें, इनको मारा करें, वो फिर से निकल जाया करें। उन्हें चप्पे चप्पे का पता था, उन्हें हर एक पत्थर का पता था, हर एक पहाड़ी का पता था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान आर्मी ने उस वक्त के जो ईरान में शाह थे, शाह ऑफ ईरान से मदद मांगी कि भाई हमें हेलीकॉप्टर दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो उस वक्त के ऊपर फिर ये बलोच फाइटर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और ईरान के साथ सीधा टक्कर लिया। अब पाकिस्तान के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इस विरोध के जो चौथी फेज है उसमें लगभग 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स और 5000 से ज़्यादा बलोच इंसर्जेंट्स की जान गई। हालांकि ऑफिशियल नंबर है, असल नंबर इससे भी ज़्यादा बताए जाते हैं। अब ईरान भी चिंतित था उस वक्त के ऊपर, शाह ईरान ने भी उनकी मदद करी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बलोच रीजन में भी इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि आज का अगर आप बलोच देखो तो आज का जो बलूचिस्तान का एरिया ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, साथ में ईरान में भी है, उसके बाद अफगानिस्तान वाला रीजन भी है। अब शाह ईरान ने जो पाकिस्तान है उसको मदद दी और ईरान पायलट्स जो थे वो कोबरा हेलीकॉप्टर्स और जेट्स लेके बलोच लड़ाकों के खिलाफ बैटल में उतर गए। खास करके चमलांग की जो बैटल है जिसमें कई बलोच फाइटर्स ने अपनी जान दी। तो उसके बाद 1977 में पाकिस्तान में एक और बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आ जाता है। लड़ाई चलती रही, 77 में एक ट्विस्ट आया। अब ट्विस्ट ये था कि जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को हटा दिया और वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। अब इसके बाद अगर आप जियाउल हक वाली पॉलिसी समझो तो वैसे तो यकीन ये जब अपना जुल्फिकार भुट्टो वाला टाइम पीरियड था उस वक्त पे ही उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इस वक्त उन्होंने क्या करा कि जो सरदार थे, डिफरेंट ट्राइब्स थी, उनके जो सरदार थे, मरी ट्राइब थी या बुक्ती ट्राइब थी, इनके सरदारों के साथ अग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। इनके सरदारों को किसी को जो शिप ब्रेकिंग वाला काम था उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी को मिनिस्ट्री में बना लिया, किसी को पॉलिटिक्स में कुछ दे दिया, तो सरदारों को अट्रैक्ट करने लग गए थे। तो इसी के चलते जो जिया थे उसने बलूचिस्तान के गवर्नर के रूप में लेफ्टिनेंट रहमुद्दीन को अपॉइंट कर लिया और उन्होंने एक जनरल एमनेस्टी का ऑफर दिया सब के सब बलोच इंसर्जेंट्स को। अब हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी का जो केस था उसको भी फिर खत्म कर दिया गया, क्योंकि इनके जो लीडर्स थे वो जेल में थे तो उन्हें रिलीज करना पड़ना था अगर उन्हें शांति चाहिए थी। और इसी कुछ वक्त के लिए, इसी वजह से अगर आप अगले के 20 साल देखोगे तो उसमें बलूचिस्तान में कुछ हद तक शांति रही, पर बलूचिस्तान के अभी पुराने जख्म भरे नहीं थे। आप एक बात समझो, जो बलूचिस्तान वाला एरिया, इसमें हमने एजुकेशन का स्तर डिस्कस करा। पाकिस्तान की सरकार का यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर और फेलियर है, यहाँ पे एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन 1980s में जब जो अब दो आप गुट समझो ना, उनके बीच में भी एक सरदार हैं, वो जो ट्राइबल्स जिनको मानती हैं, और दूसरे वहाँ के लोग हैं। तो अब जो सरदार थे इनको तो जो सरकार थी उन्होंने कुछ कुछ फायदे दे के अपने साथ कर लिया था। तो सरकार यहाँ पे भी लेकिन डबल गेम खेल रही थी। एक तरफ बाकी पाकिस्तानी जो जनता थी उसके मन में ये फैलाती थी कि भाई ये तो गद्दार लोग हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनको अपने साथ भी रखती थी। तो सरदारों को तो 20 साल के लिए इन्होंने अपना वो टाइम पीरियड फ्रेम था उनको कुछ कुछ देके अपने साथ रख लिया। लेकिन वहां पे जो मिडिल क्लास थी वो अभी पढ़ने के लिए पंजाब में जा रही थी, देश से बाहर जा रही थी, सिंध वाले एरिया में जा रही थी। तो वहां पे जाके अब जो यूथ है वो जल्दी जल्दी क्या आप कह सकते हैं कि भाई आइडिया से नए नए से इंस्पायर भी होती है। तो इस 20 साल में वो एक एजुकेटेड यूथ जो वहां की थी वो धीरे धीरे तैयार हो रही थी। नॉट ऑल द एजुकेटेड यूथ, हम यहाँ पे ये नहीं मैं आपको कह रहा कि भाई वहां पे सब लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन कुछ परिवार के लोग जो बच्चे थे वो बाहर निकले, जो पंजाब में गए तो उन्होंने वहां पे देखा कि भाई डेमोक्रेसी के लिए कैसे अधिकार मांगे जाते हैं, क्या हमारे अधिकार हैं और बाकी प्रोविंसेस को क्या मिल रहा है, बलूचिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 20 साल में जो मिडिल क्लास है, जो आज की आवाज बनी हुई है, उसका थोड़ा थोड़ा राइज हो रहा था। अब अगली कहानी जो 5th फेज शुरू होता है वो 2000 के आसपास शुरू होता है। तो 2000s के दौरान ये जो नफरत थी, ये रिजेंटमेंट थी, एक बार फिर से उभर कर सामने आती है। डिकेड्स तक हुई जो प्रोमिसेस थी, ऑटोनॉमी थी, उसके लिए जो स्ट्रगल्स बलूचिस्तान ने करी थी, उससे अब बलूचिस्तान एक अलग ही दौर में पहुंच गया था। क्योंकि जो वो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था या जो वो आयन था, उसमें जो भी डील्स साइन करी गई थी, जो भी अग्रीमेंट साइन करे गए थे, उनमें से कुछ भी अभी पूरा नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट ने जो कई बार प्रोमिसेस करे थे, बलोच लीडर्स को लगा कि भाई ये तो अभी सिर्फ खोखले शब्द हैं जिसमें कोई असली एक्शन नहीं निकलने वाला। अब बलोच लोगों के लिए भी उनका जो ये संघर्ष था वो अब एक जिंदा फिर से होने वाला था। अब ऐसे पाकिस्तान के लिए जहां पे उन्हें अपना हक मिले, अपनी आइडेंटिटी मिले, वो अपने हकों के साथ जी सकें, अपनी उनकी जो राइट्स हैं उनका सम्मान हो। तो अब मिडिल क्लास में ये बन रहा था, लोगों के मन में ये चीजें आ रही थी। इसी के चलते अब एक वो फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं कि भाई वो मूवमेंट शुरू होने वाली थी, द ग्रेटेस्ट एपिसोड, जो आज तक भी चल रहा है।
तो इसके पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं जरा, ज्योग्राफी क्या चल रहा है बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में इस वक्त जो क्वेटा था, सिबी था, खुजदार था, यहाँ पाकिस्तान आर्मी ने कंटोनमेंट्स बना लिए थे। 3 नेवल बेसिस थे, 4 टेस्टिंग साइट्स के आसपास थी वहाँ पे, 2 न्यूक्लियर डेवलपमेंट साइट्स भी थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा वो बलोच के एरिया में करा था। और 51 के आसपास पैरामिलिट्री फैसिलिटीज जो थी उसका आगाज यहाँ पे हो चुका था। ये अब बलूचिस्तान की आवाम से उनके रिसोर्सेज और उनकी ज़मीन के हक में से एक बड़ा हिस्सा छीन रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था भाई ये ज़मीन हमारी, हम इतने टाइम से रह रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार जो हमें अपने हक नहीं दे रही, हमारी ज़मीन पे ऊपर आके ये अपने बेसिस बना रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो भी तैयार थी। 35,000 के आसपास फ्रंटियर कॉप तैनात थे, 12,000 के आसपास कोस्ट गार्ड थे, 6,000 के आसपास बलूचिस्तान रिजर्व पुलिस थी, 2,000 के आसपास मरीन और 4 आर्मी ब्रिगेड्स वहां पे तैनात थी। अब ये लोग साथ में एक और चीज भी कर रहे थे, क्योंकि मिलिट्री ऑलवेज हैज बीन स्ट्रांग, है ना। अब कई पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान की मिलिट्री ने कितने इतने ब्लंडर करे हैं कि वो अपने ही जो पॉलिटिकल उनके मास्टर्स थे उनके हाथों एक कातिल का काम करती रही। अब इन सब लोगों ने वहां पे एक पैरेलल गवर्नमेंट जैसा सिस्टम बना लिया। करप्शन अपने पीक पे थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आई वाज लिसनिंग टू दिस, एक न्यूज़ शो था उनका। तो उस न्यूज़ शो में उन्होंने बोला कि भाई जो एक करप्शन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। कितना हाई होता था कि वहाँ पे डेवलपमेंट के रूप में जब एक इंजीनियर थे वो पता नहीं इंस्पेक्शन करने गए बलूचिस्तान में, तो जो हाई अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर्स होती हैं उसके जो टावर्स थे वो लगाने थे। तो अब वो इंस्पेक्शन करने गए तो उनको कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ, कहाँ है? तो वो जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ की वो बोली कि भाई आप सिग्नेचर कर दीजिए। उन्होंने बोला कि मैं कैसे सिग्नेचर कर दूं? बोले हमने सारा इंतजाम कर लिया है। दरअसल ये जो टावर लगते हैं ये 120 किलोमीटर रफ्तार तक की हवा को झेल सकते हैं और हमने वेदर डिपार्टमेंट वालों के साथ बात कर ली है और हम लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की जो हवाएं आई उसकी स्पीड दिखा देंगे, तो जिससे ये टावर उड़ गए। तो ये लेवल है करप्शन का, ये लेवल है वहाँ की डेवलपमेंट का। तो अब जब भी जो ये पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, जब भी उनको कुछ बनाना होता था तो वो लोगों से जो ज़मीन थी वो खरीदने की कोशिश करते सस्ते रेटों पे। तो लोग जब ज़मीन बेचने से इनकार करते थे तो मिलिट्री ज़बरदस्ती जो ज़मीन पे कब्जा कर लेती थी और धीरे धीरे जो ये कैंटोनमेंट्स थी, ये मिलिट्री आउटपोस्ट थी, वो वहाँ एक नया गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बना देता है जो कि प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के असर से भी आज़ाद था। अब इस पूरे के पूरे वाक़या की असली शुरुआत बेसिकली 2 मुद्दों से होती है। एक 2001 में हुआ, उसके बाद एक 2004-5 के आसपास का वाक़या है। अब 2001 में हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ने उस वक्त के ऊपर गवादर पोर्ट, जो इनका ही पोर्ट था, उसको चाइनीज को लीज पे दे दिया उस सीपेक प्लान के तहत। अब ये उन चाइनीज जो थे उनकी वैसे तो एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चलती चलती आज के डेट में भी पाकिस्तान के ऊपर लगभग 170 बिलियन डॉलर्स के 170 मिलियन डॉलर्स के आसपास का डेट है। तो उसमें से भी 2026 के आसपास उन्होंने पता नहीं 70-72 के आसपास की पेमेंट तो 2026 तक करनी है। तो चाइना इज़ वेरी वो फेमस फॉर इट्स जेट ट्रैप डिप्लोमेसी, उसने श्रीलंका में भी यही करा। तो अब चाइना ने पाकिस्तान को सपने दिखाए कि भाई जो गवादर है इट विल बी दुबई ऑफ पाकिस्तान, यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, इट विल बी गोल्डन एज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने गवादर जो पोर्ट था वो चाइना को लीज पे दे दिया और इसमें जो बलोच लोग थे उनसे नहीं पूछा गया। अब ये फैसला बलोच लोगों के लिए एक नया सबक था जिसमें उनको ये महसूस हुआ कि भाई उनके जो रिसोर्सेज हैं उन पे उनका हक ही नहीं रहा। तो इस फैसले के बाद 2004 के आसपास जो गवादर था उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी इंसर्जेंट मूवमेंट्स वो शुरू हुई, उन्होंने हमला करना शुरू करा। एक इंसिडेंट में जो 3 चाइनीज इंजीनियर्स थे उनकी जान भी चली गई। तो बलोच लोगों ने अपना जो ये आंदोलन था इसका आगाज यहीं से किया और अपने हक की आवाज उठाई। दूसरा उस वक्त के ऊपर जो फाइनल इंस्टिगेटिंग वाला पॉइंट था वो ये था कि एक जो बलोचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान की, यहाँ पे जो मेजर गैस है वहां से निकलती है। अगर हम बात करें तो बहुत टाइम तक पाकिस्तान में जो हम बोलते हैं ये खाना वाना बनता था तो ये लकड़ियों को जला के बनता था। तो जब ये सुई गैस फील्ड जो है बलूचिस्तान के एरिया में इनकी डिस्कवरी हुई, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत डेवलपमेंट भी करी। तो उस वक्त जो OGDCL का एक सुई गैस प्लांट था वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर काम करती थी, डेरा बुख्ती का वो एरिया है बलूचिस्तान में। तो उस डॉक्टर का रेप हो जाता है। अब जैसे ही वो डॉक्टर का रेप होता है तो ये रेप का इल्ज़ाम जो मिलिट्री ऑफिसर पे लगता है। अब जैसे ही मिलिट्री ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम लगता है तो वो डेरा बुख्ती वाले एरिया में जो ट्राइब्स के लीडर थे वो थे नवाब अकबर खान बुख्ती।
तो उनका इन एरिया में दबदबा था। यही नहीं, उनका ईरान पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान, ईरान वाला बलूचिस्तान, वहां पे भी काफी दबदबा था। एंड उनके एरिया में अभी ही वॉज एमपी ऑल्सो, वो एमपी भी थे। अब उनके एरिया में ऐसे किसी बाहर की औरत का रेप होना, ये उनके लिए अभी एक इट वॉज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो अब उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर मांगा तो इन्होंने नहीं दिया। दरअसल उनके वहां पे एक रिवाज है कि वो ये देखते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म करा है, वो इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो वहां पे एक पिट खोदी जाती है, उसमें कुछ कोयले जलाए जाते हैं और उस व्यक्ति को ऊपर से चलवाया जाता है। अब अगर वो व्यक्ति ऊपर से चल गया, उसके पैर नहीं जले, तो भाई उसने कुछ नहीं करा, अगर जल गए तो उसने गलत करा। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस मिलिट्री ऑफिसर को दिया नहीं। और ये डीप स्टेट, पाकिस्तानी जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी आईएससी आईएसआई है, ये इन कामों को इतने अच्छे से छुपाती है। आज भी अगर आप रिपोर्ट देखिएगा, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के अंदर भी अगर आप ये लाइन देखो तो इसमें ये साफ साफ लिखा है कि भाई उस जो औरत है उसका रेप हुआ, एक लेडी का रेप हुआ, लेडी डॉक्टर का रेप हुआ, लेकिन बाय अनआइडेंटिफाइड पर्सन। उस वक्त के अखबारों में छपा भी था कि भाई ये मिलिट्री के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ये जो लेडी डॉक्टर वाला सीन था, इसमें भी जो नवाब अकबर खान बुख्ती थे और जो बाकी वहां की अवाम थी, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई, तो इन्होंने फिर से एक इंस्टिगेट कर दिया उन्हें। उसके बाद जब 2005 का वो दौर आया तो नवाब अकबर खान बुख्ती और मीर बलोच मरी ने एक साथ में आके 15 पॉइंट एजेंडा पेश किया, जिसमें उन्होंने डिमांड करी कि भाई जो प्रोविंसेस के रिसोर्सेज हैं अब हमारे वो कंट्रोल में दिए जाएं, और जो बलूचिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे कोई भी नया मिलिट्री बेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे रोका जाए। अब बलोच कौम के लिए जो ये मरी ट्राइब और बुख्ती ने साथ में आके ये डिमांड्स रखी थी, वो बलोच कौम की डिमांड थी, कोई बलोच कौम की आवाज़ थी। लेकिन 2006 में नवाब अकबर खान बुख्ती जो हैं, वो उस वक्त 79 ईयर्स के थे, पाकिस्तान आर्मी के साथ माना जाता है कि भाई एक, या पाकिस्तान आर्मी का ये स्टेटमेंट है कि एक क्लैश में शहीद हो गए। उनका जो कत्ल है वो एक इंसर्जेंसी में एक नई आग का कारण बना, और बलूचिस्तान का भी ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट है और भी इंटेंस हो गया। लेकिन इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। दरअसल अगर आप अभी भी जाके इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो वो जो जिस केव में मारे गए पाकिस्तान मिलिट्री, उसको दिखाने के लिए भी लेके गई। बोला ये जाता है कि जब अग्रीमेंट इनके बीच में कुछ सुलह करने के लिए बुख्ती साहब भी गए थे और साथ में पाकिस्तानी जो मिलिट्री है वो भी गई थी। अब इसमें दो थ्योरीज है। एक कि भाई जब वो केव में इनकी मीटिंग चल रही थी तो पाकिस्तान मिलिट्री ने ऊपर से रॉकेट्स दाग दिए, जिसकी वजह से जो वो उनकी डेथ हो गई। और साथ ये भी थ्योरी है कि भाई जो वो मिलिट्री वाले उनसे बातचीत करने गए थे, उनमें ही एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने आप के साथ, अपने बॉडी के साथ एक बॉम्ब अटैच करा हुआ था, और उसने अपने आप को भी डाल लिया, और साथ में मिलिट्री ऑफिसर भी मर गए और बुख्ती साहब भी मर गए। तो ये वाला जो फेज था, अब क्योंकि बुख्ती साहब की जो मतलब ये अकबर बुख्ती, इनकी एक अच्छा दबदबा था, तो ये बलूचिस्तान में फिर से ये जो मूवमेंट थी, क्योंकि मिडिल क्लास ऑलरेडी वो रेडी होके बैठी थी, जिसको अपनी डिमांड चाहिए थी, पर जो अब तक उनकी जो लीडरशिप है, जो उनके सरदार हैं, उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो पंजाब वाले जगहों पे जाके एचएन कॉलेज वगैरह में पढ़ के सब चीज़ें सीख रहे थे। तो अब ये वो फाइनल मूवमेंट आ गया था। तो जो इसके बाद लोकल ट्राइबल सरदार्स थे, जो अपनी ट्राइब्स को कई सालों से रूल करते आए थे, वो कोई भी गवर्नमेंट एक्शन को टॉलरेट अभी करने से उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप हमारे रीजन को ना तो प्रॉस्पेरिटी दे रहे हो, ना हमारी पॉपुलेशन को एम्पावर कर रहे हो। और दरअसल एक और भी इसमें सीन बोला जाता है कि भाई अगर पाकिस्तान की सरकार उस वक्त पे कुछ करना भी चाहती थी, तो एक मत ये भी है कि वहां पे जो सरदार हैं, वहां पे जो ट्राइबल सरदार थे, वो उनको ऐसा करने भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी अथॉरिटी कम हो जाती। चलिए अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो वापस आते हुए जो अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एजेंट्स के जो बुख्ती के रिफ्यूज पर अटैक करा गया, उसके बाद जो प्रोविंस थी वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बलूचिस्तान के लोग जो थे, उनके मन में मुशर्रफ के अगेंस्ट बहुत गुस्सा था, जो नवाब को मानने वाले माने जाते हैं, आज भी उनको ये ब्लेम दिया जाता है। अब इसके बाद जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन थी और मिलिट्री थी, उसके अगेंस्ट बलूच का एक नया कंप्लेंट शुरू हो गया। उनके असैसिनेशन ने बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि उन्हें सारे एक दुनिया में नेशनलिज्म का एक मार्टर बना दिया, शहीद बना दिया। बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने भी उनके मर्डर को कंडेम करा। अब मुशर्रफ के दौर में जो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ का जो रास्ता था, ये सारे का सारा एक बार के लिए बंद हो गया। अब मुशर्रफ बीइंग मुशर्रफ, उन्होंने तो एक टीवी पर इंटरव्यू पर यह भी कह दिया था, बलोच लोगों को सीधा धमकी भी दे दी थी कि भाई ये 70 का दौर नहीं है, बलोच लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि उनका हुआ क्या है। तो उसके जो ये अल्फाज थे, उनके जो ये शब्द थे, वो बलूचिस्तान में एक नई आग की तरह फैल गए, और बुक्की की मौत जो हुई थी उसने इस आग को और भड़का दिया।
अब मुशर्रफ ने अपना जो जवाब था और कैंटोनमेंट्स बना के दिया, क्योंकि वो 15 पॉइंट वाला जो डिमांड करा गया था बुगती और मरी ट्राइब के बीच वाले जो दो सरदार थे उनकी तरफ से, उनमें ये एक मेजर डिमांड था। तो उसने और ज़्यादा कैंटोनमेंट्स बनवाए और ज़्यादा फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए, जिसमें जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स और F-16 जेट्स का इस्तेमाल करा गया। मरी और बुगती दोनों के इलाकों में लार्ज स्केल सिक्योरिटी ऑपरेशंस हुए, जिसके नतीजे में लगभग 2 लाख लोग जो 6 सेंचुरी से यहाँ पे रह रहे थे, वो उन्हें अपने इंटरनली डिस्प्लेस होना पड़ा। अब जो पिछले प्रेसिडेंट है मुशर्रफ थे, उन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज़ करा ताकि जो आर्मी है उसको बलूचिस्तान में रखा जा सके और एक शेयर्ड सेंटिमेंट बिल्ड करा जा सके। अब गवादर को प्रोटेक्शन भी तो देनी थी। तो इसके चलते हुए 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और साथ ही उन्होंने बलोच लोगों के लिए एक आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान नाम का एक पैकेज दिया, जिससे उनका कोशिश था कि वो इन लोगों के साथ अपनी टाइज़ को इम्प्रूव कर सकें। अब इसमें गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है कि जो बलूच का ट्रस्ट डेफिसिट है वो एड्रेस करा जाए। इस पैकेज के ज़रिए काफ़ी सारा जो पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था जो मॉनिटरिंग एस्पेक्ट था इन जगहों का, उन सब चीज़ों को कवर करा गया। अब इस पैकेज में मेनली जो सुई वाला एरिया है, जो गैस फील्ड है और कोल्लू है, वहाँ से मिलिट्री फोर्स का इवैक्यूएशन, कैंटोनमेंट का हॉल्ट और आर्मी को FC से रिप्लेस करने पर बेस्ड था। अब नवाब अकबर बुगती और दूसरे बलूचिस्तान लीडर्स जैसे कि लाला मुनीर, गुलाम मोहम्मद की डेथ इंक्वायरी भी इस पैकेज में शामिल थी और जो उस वक्त के ऊपर टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी उसको एड्रेस करने का भी वादा करा गया। अब इस पैकेज में 1954 के 120 बिलियन रुपए वाला जो प्रॉब्लम था उसको भी एड्रेस करा गया और कहा गया कि भाई 12 सालों में ये पे किया जाएगा और आज के NFC अवार्ड कैलकुलेशन को भी अपग्रेड किया गया। अब लॉयर्स जो थे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिसिंग पर्सनस, क्रिमिनल्स जो शामिल हैं या नहीं हैं, उन्हें लिबरेट करवाने में मदद किया करेंगे। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं और प्रेसिडेंट हैं उसको चीफ मिनिस्टर के सुपरविजन में 7 प्रोविंस मेंबर्स के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। अब प्रोग्राम में 5000 नए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और जॉब्स भी प्रॉमिस किए गए। गवादर में एक मेरिट बेस्ड फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। ज़्यादातर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ही गवादर की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे, जो उनको लोगों को चाहिए था। अब गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के लिए एक नेशनल गैस प्राइसिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। तो कोल्लू डिस्ट्रिक्ट के लोकल ट्राइब्स को गैस एक्सट्रैक्शन के लिए उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। गवर्नमेंट देरा बुगती के जो IDPs हैं उसको रीसेटल करने के लिए 1 बिलियन रुपये खर्च करेगी। लेकिन ये पैकेज जो प्रोविंस में उम्मीद लेके आया, इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें या इमीडिएट असर देखें, वो हमें देखने को नहीं मिला। अब ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट सरदार थे, नवाब थे, ट्राइबल लीडर्स थे, उन्होंने इस पैकेज को अपोज करा। गवर्नमेंट के जो फेवरेबल डिसीजंस आए थे उसके बावजूद इन सरदारों द्वारा उसको अपोज करा गया। तो सैडली जो ये बंडल आया था इतनी पॉलिसीज़ का, जो उन्होंने कॉन्सिलिएट करने की सरकार ने कोशिश करी थी, तो लोगों ने, सरदारों ने, नवाबों ने, इनबॉर्न पाइनियर्स ने ये सारे के सारे मामले को रिजेक्ट कर दिया। अब अब्दुल रहीम ज़ीरतवाल पश्तूनखवा मिली अवामी पार्टी के कॉमन प्रीस्ट हैं, उन्होंने इस एरिया के टर्मोइल को डिस्क्राइब करा। उन्होंने कहा कि जो ये 18th अमेंडमेंट आई है उसके बाद जो गवर्नमेंट का बलूचिस्तान के से साथ रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने का एक स्टेप था, अगर ये एक्टिविटी को सरकार ने पहले किया होता तो शायद आज जो नेशनल गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान के टेरिटरी के लोग हैं उनके बीच में जो एक कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है उसे अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन शायद उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे अकॉर्डिंग ये जो सरकार ने इनको बंडल दिया है, सेक्रेड बंडल दिया है, ये थोड़ा लेट आया है। अब इसके बाद मंसूर आलम खान के अंडर एक लीगल कमीशन बनाया जाता है जो मिसिंग लोगों को हैंडल भी करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। जैसे कि अगर हम डेटा एंड फैक्ट्स को देखें तो 2006 से 2010 के दरमियान बलूचिस्तान में लगभग 1850 के आसपास इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 1600 लोगों की जान गई। इनमें से करीब 50% सिविलियन थे, 23% मिलिटेंट्स थे और 22% सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। अब इसमें कुछ मशहूर बलोच लीडर्स भी शहीद हुए, जैसे कि बलाच मरी जो अफगान बॉर्डर के करीब एक आर्मी ऑपरेशन में शहीद हुए। अप्रैल 2009 की अगर हम बात करें तो 3 मशहूर बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उसको ब्रॉड डे लाइट में उठा लिया गया और उसके बाद फिर उनकी जो डीकम्पोज्ड बॉडीज़ थी वो तुर्बत में टॉर्चर के निशान के साथ मिले। अब बलूचिस्तान में जो वायलेंस और रिप्रेशन था उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे जो लोकल इंसर्जेंसी थी, वो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस जो वहाँ पे थी, जितनी भी पाइपलाइंस वहाँ पे थी, उन पर हमलों से लेकर अब जितने भी पंजाबी सेटलर्स थे, जो पंजाब के लोग थे, क्योंकि उनके मन में एक चीज़ आ गई थी कि भाई जो सेंटर है वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और सेंटर चल रहा है पंजाबियों की वजह से,
तो जितने पंजाबी सेटलर और सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन सबके ऊपर इन्होंने डायरेक्ट अटैक करने शुरू कर दिए। जितने यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में नॉन बलोच टीचर थे और प्रोफेसर थे उनके कत्ल होने लग गए, जिससे कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उस वक्त के ऊपर बंद हो गए। अब एक्सेसिव वायलेंस और रिप्रेशन ने एक नया ट्रांस ट्राइबल बलोच नेशनलिज्म को जन्म दिया। हम डिटेल में इस वीडियो में आगे जानेंगे कि बलोच नेशनलिज्म क्या है, कौन से इनके ग्रुप्स हैं, कौन सी बीएनपी बलोच नेशनलिस्ट पार्टी है, इन सबका आगे जाके जिक्र करेंगे। अब इसी वाक्य ने बलोच नेशनलिज्म को जन्म दिया और अर्बन बलोच सोसाइटी जो उस वक्त क्वेटा में बेस्ड थी वो भी फोर फ्रंट पे आने लगती है। अब इसके रिस्पॉन्स में मिलिट्री ने फिर से जो किल एंड डंप ऑपरेशंस एंड फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को अपना प्रोमिनेंट टैक्टिक बना लिया। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज जो थी वो बलोच स्टूडेंट को, डॉक्टरों को, नेशनलिस्ट को, लॉयर्स को, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट को भी बिना किसी बात के उठा लिया जाया करती थी, उन पे टॉर्चर कर दिया करती थी, उनको गायब कर दिया करती थी। अब अक्सर जो एब्डक्शन वाली जो लोग थे उनकी डेड बॉडीज रोड साइड पर या कहीं मास ग्रेव्स में पाई जाती थी। इसके बारे में आज तक ना किसी ने मतलब कोई तफ्तीश करने की इतनी खास कोशिश करी है। मैंने डेटा रिसर्च भी करा था कि भाई एग्जैक्ट नंबर्स अब तक क्या आए हैं, क्योंकि ये सब कुछ अटमोस्ट सीक्रेसी में रखा जाता है। लेकिन बलोच नेशनलिस्ट का कहना है कि भाई ये फिगर हज़ारों में है, जबकि गवर्नमेंट का जो डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये 1100 के आसपास है। अब एक वाक्य में बशीर अजीम जो 2010 में अबडक्ट हुए थे उसको डिटेंशन में कहा गया कि भाई अगर प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस भी तुम्हें छुड़ाने का हुक्म दें तो भाई हम नहीं छोड़ेंगे। ये दबदबा है पाकिस्तान में मिलिट्री का। हम सिर्फ आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ के हुक्म पर चलते हैं। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, लेकिन उन्होंने भी ऑब्जर्व करा कि गवर्नमेंट स्पाई एजेंसीज के सामने पाकिस्तान में बिल्कुल बेबस हैं। अब ये कहानी जो बलूचिस्तान के दर्द की है, जहां लोग अपने हक और अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो रिप्रेस करी जाती है, बहुत ज़्यादा दबाई जाती है। इसी बीच जो ये अबडक्शन वाले इंसिडेंट्स थे, पाकिस्तान आर्मी को नहीं पता था शायद कि वो एक दिन किसी आदमी को उठा रहे हैं और इस आदमी की जो बेटी है उस वक्त लगभग 16 साल के आसपास की थी, वो आगे जाके डॉक्टर महरांग बलोच बनेगी। जो आज की इस मूवमेंट को आप उसकी उस लेडी की रैली को देखो, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। अब ये अगर डॉक्टर महरांग बलोच की स्टोरी की बात करें तो 12 दिसंबर रफली, मुझे अगर मैं याद कर पाऊँ तो 12 दिसंबर 2009 की वो रात थी। अब कराची में एक बलोच परिवार के मुखिया, उनका नाम था अब्दुल गफ़ार बलोच, तो उनको पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने डिटेन कर लिया। अब किडनैपिंग का कोई खास रीज़न नहीं था, सरकार द्वारा ये रीज़न दिया जाता है कि भाई वो किसी इंसर्जेंट ग्रुप के साथ रिलेटेड थे, पता नहीं थे या नहीं थे। लेकिन शायद पाकिस्तान को भी अब ये अंदाज़ा नहीं था कि भाई वो किस इंसान को अगवा कर रहे हैं। उसकी बेटी जो है वो एक दिन बलोच की पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा बन जाएगी, और ये बेटी उस वक्त सिर्फ, जो मैंने आपको पहले भी बताया, 16 साल के आसपास की उम्र थी। जब उसके पिता किडनैप हुए तो महरांग बलोच ने कम्युनिटी के खिलाफ होने वाले जितने भी एक्स्ट्रा जुडिशियल क्राइम थे, जैसे किलिंग्स हो गई, किडनैपिंग्स हो गई, इसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो अब इसमें जो मेजर एक मूवमेंट आता है, इन्होंने क्या करा कि लगभग 60 के आसपास लोग थे। तो महरांग बलोच इन लोगों के साथ जो इस्लामाबाद वाला एरिया था वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गए ये लोग। अब उस प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो आइडली उसमें 60 के आसपास जो लोग थे, उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे। तो इस्लामाबाद को आइडली अगर कोई प्रोटेस्ट करने आया है, वो भी बलूचिस्तान जैसी टेरिटरी से, जहाँ पे ऑलरेडी कोई ऑटोनॉमी की मूवमेंट चल रही है, सेसेशन की मूवमेंट चल रही है, तो आपको उनको वो मतलब पाकिस्तान की सरकार जो है, तो उनको वो करना चाहिए था कि भाई आप अच्छे से उनके कंसर्न्स को सुने, उसको सुलझाएं। क्योंकि वो 60 जो लोग थे, जिसमें हर एक बलूच का जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ से वो लोग आए थे, वो इन द एंड बलूचिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो सारे का सारा बलूचिस्तान ही आया था। तो इन्होंने क्या करा, सर्दियों का वो महीना था, तो सर्दियों में इन्होंने उनके ऊपर जो गटर का गंदा पानी था, ठंडा पानी था, उसकी बौछार करनी शुरू कर दी। इनके पास कोई भी अगर कोई खाना लेके जा रहा था और कोई भी इनका कोई टेंट वगैरह लेके जा रहे थे, तो उन सबको वो पकड़ना शुरू कर दिया। तो इसने एक बहुत गंदा नैरेटिव सेट करा। अब 2 साल बाद जुलाई 2011 में उनके जो पिता की फिर लाश थी वो बहुत बुरी हालत में मिली, जिसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। महरांग के जो पिता थे वो भी उन हज़ारों बलोच लोगों की तरह पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के शिकार हो गए, जो बिना वजह अगवा करके मार दिए गए। लेकिन पिता की मौत ने महरांग को बहुत मजबूत बना दिया था। जब उन्होंने अपने पिता की लाश देखी तो उनके एक स्टेटमेंट भी है कि भाई मुझे पहले मौत से बहुत डर लगता था, लेकिन अब मौत से कोई डर नहीं है।
तो उस दिन के बाद मेहरांग बलोच कम्युनिटी के खिलाफ होने वाली जो हिंसा थी उसके लिए खुलकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। 2017 में उनके भाई को भी अगवा कर लिया था, लेकिन 2018 में फिर उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। अब मेहरांग बलोच इस वक्त के ऊपर पाकिस्तान की, अगर आप मिलिट्री की बात करो, पाकिस्तान की सरकार की बात करो, सो एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे है। वो चाह के भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनके साथ कुछ करोगे तो भाई वर्ल्ड ओवर आपकी निंदा करी जाएगी। एंड अगर आप उसको कुछ नहीं कहते हैं तो भाई मेहरांग बलोच जो है, शी इज ग्रोइंग डे बाय डे। अब इस घटना ने मेहरांग की जो जिंदगी थी वो हमेशा के लिए बदल दी थी। 2019 में उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी बनाई, BYC, उसकी स्थापना करी, लापता लोगों के लिए जो आंदोलन था वो शुरू करा। धमकियों के बावजूद जो मेहरांग बलोच थी वो कभी पीछे नहीं हटी। उनकी जो गांधीयन थॉट है, उनका जो फियरलेस एटीट्यूड है, उसकी वजह से आज जो बलोच कम्युनिटी है उन पर पूरा भरोसा करती है एंड दे सी हर एज देयर लीडर। लेकिन हालात अब भी नहीं बदले। पिछले साल से लेकर अब 2024 की इस महीने तक 500 से ज़्यादा बलोच लोगों के फोर्सेबल डिसअपीयरेंसेस की रिपोर्ट फिर से आ चुकी हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? वन थिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड, दोज आर ट्राइबल पीपल। 30-30, 40-40, 50-50 साल तक उनकी लड़ाइयाँ चलती हैं छोटी छोटी बात पे। चलिए, अब अगर हम सारे के सारे जो भी ये मुद्दा है इसके कंटेम्परेरी इशू को समझें, तो इस इशू को समझने से पहले प्रेजेंट मूवमेंट पे जो मैंने आपको बात करी थी, हम सब टर्मों को समझेंगे। बलोच नेशनलिज्म क्या है, बलोच नेशनलिस्ट पार्टी क्या है, एक्सेट्रा। तो इन सब एक्टर्स को देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो एक्टर है या सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है वो है बलोच नेशनलिज्म का। अब बलोच नेशनलिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो ये क्लेम करता है कि भाई जो बलोच लोग हैं, जो कि पाकिस्तान हो गया, ईरान वाला बलूचिस्तान है, या वो अफगानिस्तान वाला बलूचिस्तान है जिसमें वो बसते हैं, वो एक अलग नेशन है। इस मूवमेंट का कहना है कि भाई बलोच लोगों की जो एथनिक आइडेंटिटी है, उसका जो कल्चर है, उसको ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए और सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी पे फोकस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बलोच नेशनलिस्ट ज़्यादा कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स के साथ अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और कुछ और केसेस में अपने लिए एक अलग बलूचिस्तान स्टेट की मांग करते हैं। अब ये मूवमेंट बिल्कुल सेक्युलर है और लेफ्टिस्ट आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस है। बलूचिस्तान में ये नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो सोच है वो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट लेवल तक पहुंच गई है। पॉलिटिकली ये लोग 1973 के वक्त के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन लोगों को ऑटोनॉमी और अपने डिसीजंस पे जो कंट्रोल करने का अधिकार मिलना था उसको मांगते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि इनका मानना है कि जो वो 18th अमेंडमेंट भी आई थी 2005-6 के टाइम के ऊपर, उसने भी इन डिमांड्स को पूरा नहीं करा। और लेकिन जो बलोच नेशनलिस्ट और दूसरे ग्रुप्स के बीच डिमांड्स हैं उनमें कुछ फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये लोग उस एक कॉमन डेप्रीविएशन की हमें स्टेट के द्वारा ये चीज़ें नहीं मिल रही, वो एक कॉमन डेप्रीविएशन में कॉमन सेंस लेके आ रही, उस सेंस के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हैं। अब अगर हम दूसरा बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज़ की बात करें तो बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी अलग अलग पार्टीज़ और ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से कुछ मेन ग्रुप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले BLA है, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मेजर एंटी स्टेट ग्रुप है और बलाच मरी के लीडरशिप में डोमिनेट करता है। अब ये मरी ट्राइब के फाइटर्स हैं, इनके पास लगभग 3000 के आसपास ट्राइबल फाइटर्स हैं। बलाच मरी के बाद उसका जो भाई है हिरब्यार मरी अब इस ग्रुप को लीड करता है और ये ग्रुप इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो बलोच रिपब्लिकन पार्टी, ये पार्टी को बरामदगा बुख्ती लीड करता है जो अकबर बुख्ती का ग्रैंडसन है। अब इस पार्टी ने भी इस स्टेट के अगेंस्ट वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट कर दी और ये ग्रेटर बलूचिस्तान के लिए एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो ये BRP है ये अपना मैसेज पहुंचाना चाहती है और UN से अपील कर रही है कि बलोच लोगों का जो जीनोसाइड है उसे रोका जाए। अगला नंबर आता है बलोच नेशनल मूवमेंट का। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो बलोच राइट्स के लिए वायलेंट बैटल्स फॉलो करती है। मुशर्रफ कैरा में जब आर्म्ड फोर्सेज ने प्रोविंस में इंटरफेरेंस करी थी तब यह पॉलिटिकल स्ट्रगल से आर्म्ड स्ट्रगल में बदल गई थी। गुलाम मोहम्मद बलोच जो इसके लीडिंग फिगर थे उन्हें 2009 में मार दिया गया था और BNM के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि भाई इसके लिए आर्मी जिम्मेवार थी और हम उसका जो बदला है वो इनसे ज़रूर लेंगे। अगला नंबर आता है नेशनल पार्टी ऑफ बलूचिस्तान का। अब्दुल मलिक बलोच की लीडरशिप में ये एक मॉडरेट और नेशनलिस्ट पार्टी है जो कॉमन बलोच आवाम के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन 2008 के इलेक्शंस का इन्होंने भी बॉयकॉट करा था। एक अननोन असेलियंट्स के अटैक में इस पार्टी के कुछ लीडर्स को बाद में असैसिनेट भी कर दिया गया। इसके बाद अगला नंबर आता है बलोच नेशनल पार्टी का।
अख्तर मेंगल की लीडरशिप में बीएनपी भी बलूचिस्तान का जो नेशनलिस्ट कॉज है उसके लिए एक मेजर पार्टी है। इसने कुछ समय तक जो प्रोविंस का गवर्नरशिप है वो भी देखा है। 2008 के जो पोल्स आए थे इन्होंने भी उसका बॉयकॉट करा था। और इस पार्टी की डिमांड अब एक सेल्फ डिटर्मिनेशन रेफरेंडम की है कि वहां के लोग ये खुद डिसाइड करें। एक रेफरेंडम होना चाहिए जिसके चलते लोगों को अधिकार मिले ये डिसाइड करने का कि उनका फ्यूचर क्या होगा। और फाइनली ये कहते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी को कंट्रोल में रखना चाहिए, बाकी सबके सब राइट्स बलूचिस्तान के लोगों को दे देनी चाहिए। तो कुल मिला के जो हमने ये अभी ग्रुप्स देखे हैं इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो प्रेजेंट इशू है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ के जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग डिमांड्स हैं, उनके अलग अलग अप्रोचेज हैं। लेकिन सेंट्रल इशू सबका यही है कि बलोच लोगों को उनके जो हक हैं वो मिलने चाहिए और वो भी इस तरह कि वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को अपने तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। अब अगर हम प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखें कि कॉन्टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, तो लगभग 4 से 5 कॉन्टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से इंसर्जेंसी भी शुरू हो रही है। उस इंसर्जेंसी को समझने से पहले हम उनके ये मेन इशू समझ लेते हैं। सबसे पहला जो इशू है वो गवादर पोर्ट प्रोजेक्ट का है। अब गवादर पोर्ट का जो डेवलपमेंट है ये साल 2001 में शुरू हुआ और ये जो चाइना की सीपेक पॉलिसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली, उसका एक अहम हिस्सा है जो कि अगर हम जियोपॉलिटिकली भी देखें तो चाइना का एक मूव है इंडिया को एनसर्कल करने का, जिसको वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी बोलता है। अब इस डील के अंदर, इस सीपेक के अंदर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान लगभग $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। गवादर जो पहले एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था इन्हीं बलोच लोगों की ट्राइब्स के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद ये वही गवादर है जिसकी हमने बात करी थी कि ओमान के पास भी हुआ करता था। तो चाइना ने पाकिस्तान को सपने दिखाए कि भाई दुबई जैसा ट्रांसपोर्टेशन हब बनेगा ये, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब इसको इम्प्लीमेंट करा गया तो बलोच लोगों को शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटी है उसके अंदर इकोनॉमिक रिजेंटमेंट है, उसके अंदर नाराज़गी पैदा हो गई है। गवादर का जो प्रोजेक्ट है उसमें 75% से ज़्यादा जो टेक्निकल और लेबर रोल्स हैं वो चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो आउटसाइडर्स ये बलोच लोग बोलते हैं कि जो सिंध प्रोविंस से हैं, जो पंजाब प्रोविंस से, उनको दिए गए हैं। जबकि जो बलोच की खुद की यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसे मिल नहीं रही, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे है। अब ये डिस्पैरिटी जो है बलूचिस्तान में पूरी तरह एक जो पुरानी नफरतें हैं, उनकी इकोनॉमिक डिप्रीविएशन है, उसको फिर से भड़का रही। अब गवादर के मेगा प्रोजेक्ट और नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सपेंशन है, उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान की जंग है, पाकिस्तान फौज का उसके लिए सख्त रिएक्शन है, ये सब मिलकर इस वक्त के ऊपर बलोच इंसर्जेंसी को और फ्यूल दे रहे हैं। अब पाकिस्तान का सोचना था कि भाई गवादर का जो ये पोर्ट है ये सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि इंडिया की नेवल पावर को काउंटर करने के लिए, चाइना के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए एक अहम रोल प्ले करेगा। अब पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ज़रिए वो बाकी दुनिया के साथ, भारत के साथ, चाइना के साथ, ईस्ट एशिया के साथ जो उसकी मार्केट्स हैं वहाँ पे आसानी तक पहुँच पाएंगे। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान अपनी गोल्डन एज में पहुँचेगा। लेकिन वहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम देखें, जिन लोगों की ज़मीन के ऊपर ये पोर्ट है उन लोगों की ये शिकायत है कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई, विच इज़ अ रियलिटी ऑल्सो, जो आज की डेट में रियलिटी है, जो हमने पहले स्टैट्स डिस्कस करे थे। आज जो ये बलूचिस्तान है यहाँ पे हेल्थ कंडीशन इतनी बदतर हो गई हैं कि अगर हम इनका डेथ रेट देखें, जहाँ सारे पाकिस्तान में लगभग 250 के आसपास का डेथ रेट है पर लाख, यहीं यहाँ पे 785 के आसपास का। अब गवादर बलूचिस्तान वाले लोगों का कहना है कि भाई ये इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए गवादर एक पैरेलल टाउन बनाया जा रहा है ताकि बलोच लोगों को वहाँ से बाहर करा जाए और दूसरे लोगों को यहाँ पे ला के रखा जाए। अब इसके अलावा कुछ सरकारी अफसरों ने इलीगल तरीके से गवादर के आसपास वाली जो ज़मीन है उसे बेच दिया है, जिससे उन्हें काफ़ी पैसा कमाया और लोकल बलूचिस्तान के लोगों के हकों को नुकसान पहुंचा। तो इस इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ने बालोचों के मन में और ज़्यादा नाराज़गी और रेजिस्टेंस को जन्म दिया है और सरकार ने इसके रिस्पॉन्स में कुछ कॉन्सिलिएशन करने की बजाय हार्डलाइन मेजर्स अपनाए, टारगेटेड किलिंग्स, असैसिनेशंस, किडनैपिंग कर लेना। तो ये एक पहला मुद्दा है उनका। दूसरा, बलूचिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वहाँ पे सुई गैस फील्ड है, वहाँ पे मिनरल हैं, उस पर फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन इनका जो फ़ायदा है वो बलोच लोगों तक पहुँचाया नहीं जा रहा। अब पाकिस्तान का जो 30% नेचुरल गैस है वो बलूचिस्तान से आता है, पर वहाँ के लोग जो हैं वो कुकिंग गैस और पावर सप्लाई के इशू से अभी भी जूझ रहे हैं। सुई गैस फील्ड की अगर आप बात करो तो 800 बिलियन क्यूबिक फीट गैस एक्सट्रैक्ट की गई, पर इसका कुछ भी हिस्सा बलूचिस्तान के लोगों को ना तो प्रॉफिट में मिला, ना ही वो गैस के रूप में मिला। दूसरा, जो अपना ईरान, पाकिस्तान, इंडिया IPI वाला पाइपलाइन प्रोजेक्ट है,
वो भी बलोच मिलिटेंट्स के लिए नाराजगी का सबब है, क्योंकि ये ईरान से गैस ला के पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन बलोच लोग समझते हैं कि भाई उनके अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल उनके खुद के फायदे के लिए हो नहीं रहा, किसी बाहर वाले को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हो। अब बलोच मिलिटेंट्स बार बार इन पाइपलाइंस और टर्मिनल्स को अटैक करते हैं, अपनी नाराजगी फेडरल गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अटैक्स कई बार जो मेजर सिटीज़ हैं उसकी पावर सप्लाई को भी इफेक्ट कर चुके हैं और आईपीआई जो पाइपलाइन है उस पर भी असर डाल चुके हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो कि बलोच रिसोर्सेज पर उनसे बात करने से इनकार कर रही है, इससे भी जो बलोच लोग हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा है। उन्हें चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं अगर आप दे भी रहे हो तो हमारे साथ पहले कंसल्टेशन होनी चाहिए, कंसल्टेशन के साथ इससे जो भी फायदा है, जो भी मुनाफा हो रहा है वो भी हमारे लोगों को मिलना चाहिए। अगला कारण इसमें, तीसरा कारण एथनिक टेंशन्स और अफगान रिफ्यूजीज का है। तो अफगानिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से बलूचिस्तान में लगभग आज की डेट में 1.5 मिलियन के आसपास अफगान रिफ्यूजी आ चुके हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज और डेमोग्राफिक पर असर डाल रहे हैं। हम इस बात को और बेहतर तरीके से उस एस्पेक्ट से भी समझ सकते हैं, जैसे असम वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हमारे यहाँ पे बांग्लादेश से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, तो वो भी रिसोर्सेज को वहाँ पे रिसोर्स क्रंच लेके आ रहे हैं। वहाँ पे जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं वहाँ के उनके लोग जो है उनको रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं, तो उनको भी वहाँ उसी बात से गुस्सा है। और वही बात बलूचिस्तान में भी है। तो इससे जो बलोच लोग हैं उनमें एक एथनिक इनसिक्योरिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस भी बढ़ रही है। पहले जो शांत रीजन हुआ करता था क्वेटा, अब एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है उनका गढ़ बन चुका है, जहां तालिबान और अलकायदा के नेटवर्क की मौजूदगी ने जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसकी डिप्लॉयमेंट को और बढ़ा दिया है। तो अब जो सिविलियन लाइफ है, बलोच लोगों की सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। अब अफगानिस्तान वॉर के चलते जो पश्तून रिफ्यूजीज का यहाँ पे आना है उसने बलोचों को उनके खुद के प्रोविंस में माइनॉरिटी बना दिया है। तालिबान और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो हैं उनकी एंट्री से जो फेडरल आर्मी है, पैरामिलिट्री है, वहाँ ज़्यादा तैनात होने लगी है ना, जिससे जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनका गुस्सा बढ़ रहा है। अब क्वेटा को अलकायदा और तालिबान का जो एक गढ़ बनाया जा रहा है, जिससे बलोच लोग नाराज़ हैं और उन्हें नॉन बलोच सेटलर्स और मॉडरेट लीडर्स को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है इसी वाले पर्टिकुलर एरिया में। और अगर आप पहले देखो तो क्वेटा वाले रीजन में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। अब तालिबान की प्रेजेंस और पाकिस्तानी फोर्सेस का जो सख्त रिएक्शन है ये बलोच इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान सिक्योरिटी रिसर्च यूनिट के मुताबिक इस्लामाबाद की जो मिलिटराइज्ड अप्रोच है उससे जो वायलेंस और ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2006 से लेकर 2011 तक 143 पर्सन्स मिसिंग हैं और 140 बॉडीज रिकवर करी गई हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी को दिखाते हैं। और यहीं से हमारे पास चौथा मुद्दा आता है ह्यूमन राइट वायलेशंस और मिलिट्री एक्शंस का। अब ह्यूमन राइट्स वॉच के डेटा के मुताबिक 2010 से लेकर अब तक हज़ारों बलोच एक्टिविस्ट को बिना चार्जेस के डिटेन किया गया है और मिसिंग पर्सनस के केसेस में भी इंक्रीज हो रहा है। अब इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो हुकूमत है और वहाँ की जो मिलिट्री है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक भी मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान हज़ारों लोग डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो चुके हैं अपनी ज़मीन से। 2016 में जो क्वेटा है उसमें एक मेजर ऑपरेशन में 50 से ज़्यादा सिविलियंस की जान चली गई थी, जो बलोच लोगों में जो वहाँ से फिर से जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री है, उसके खिलाफ एक और नफरत में इजाफा कर रही है। अब पाकिस्तान में सिविलियन कंट्रोल की कमी और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस जो है वो बलूचिस्तान के मसलों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस में बेहतरी का कोई असर नहीं नज़र आ रहा, जो दिखाता है कि भाई बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो एक हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रेजेंटली पॉसिबल नहीं है, और ये बलूच लोगों को भी अभी समझ में आने लगा। अब इन सब डेवलपमेंट्स ने बलूचिस्तान के अंदर नफरत और रेजिस्टेंस को और भी इंटेंस बना दिया है, और गवादर पोर्ट के अलावा रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन है, आर्मी का हार्डलाइन अप्रोच है, यहाँ के लोगों के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ एक एलियनेशन और इंसर्जेंसी को ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और इसी वजह से बहुत से स्टेक होल्डर्स में जो ये इंसर्जेंसी वाला माहौल है वो फैलता जा रहा है। अब अगर हम बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की बात करें तो बलोच के जो नेशनलिस्ट हैं उन्हें इस्लामिक पॉलिटिक्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उनका मानना है कि भाई ये पॉलिटिक्स पब्लिक को अलग करती है और उनकी पर्सनल लाइफ जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पहले के जो लीडर्स थे जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने इस्लामिक पॉलिटिक्स को अपनाकर अपनी मर्जी से रूल्स और पॉलिसीज़ बनाए, जो कि फिर एक एक्सटर्नल तरीके से लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिए गए। लोगों ने उनको अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी, कभी माना नहीं। अब बलोच नेशनलिस्ट को लगता है कि भाई उनके कल्चर और आइडेंटिटी पर इस पॉलिटिक्स का बुरा असर पड़ रहा है और इसी वजह से वो इस पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते। अब बलूचिस्तान में कुछ लोग इस्लामिक पॉलिसीज़ का सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मदरसाज जैसे कि दियोबंदी मदरसा है, उन्होंने वहाँ एक रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ को बढ़ावा दिया है। इन मदरसाज के थ्रू लोगों में
एक वेव बनती है जो उन्हें दूसरे ग्रुप से अलग और अग्रेसिव बनाती है। अब इसका रिजल्ट ये है कि प्रोविंस में जो वायलेंस और टेंशन है वो बढ़ गई है। जो लोग सेक्युलरिज्म या अलग तरीके से जीना चाहते थे उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है और कई लोग मार दिए गए हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई उनके सिर्फ बिलीफ सिस्टम ही अलग था। हालांकि ये वही ज़मीन है। अगर आप एक इंटरव्यू आया था उनका बुख्ती साहब का, अगर आप वो 2004-5 वाला वो देखो तो उनमें एक सभा लगाई हुई है एज अ सरदार ट्राइबल लीडर, और उसमें हिंदूज़ भी हैं, उसमें सिख भी बैठे हैं। और ये एरिया शुरू से जो ट्राइबल लोग हैं, इनके ट्राइबल सरदार हैं, इनके नीचे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग अच्छे से प्यार से रहते आए हैं। अब मुशर्रफ और एमएमए गवर्नमेंट के टाइम पर बलूचिस्तान में तालिबान का असर और भी बढ़ गया था। अब ये एक प्रोविंस में एक ऐसा एरिया में बदल गया है जहां तालिबान है, अलकायदा है, सिपाही साहबा है और लश्कर जंगवी जैसे डेंजरस ग्रुप्स का प्रेजेंस हो गया है। ये ग्रुप्स वहाँ के लोगों के लिए अनसेफ हैं, वायलेंस और टेरर का माहौल बनाते हैं। ये ग्रुप्स अलग अलग टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और इनसे जो बलूचिस्तान में और भी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं। अब इन सब चीज़ों के पीछे कुछ मदरसाज और पॉलिसीज़ का भी हाथ माना जाने लगा है जो लोगों में एक्सट्रीमिस्ट सोच बढ़ा रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं उन्हें। अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ की बात हमने पहले करी, वो भी बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं क्योंकि कुछ रिफ्यूजीज़ तालिबान के लिए रिक्रूटमेंट का सोर्स बन रहा है वहाँ पे। ये भी एक प्रॉब्लम प्रेजेंटली आइडेंटिफाई करी गई है। ये रिफ्यूजीज़ वहाँ के रिसोर्सेज पर भी प्रेशर डाल रहे हैं, लोकल बलोच लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान में माहौल कुछ यूँ है कि लोग पहले ही परेशान थे, पहले ही वो अपनी सरकार से खफा थे कि आप हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हो। अब आपने अफगानिस्तान वालों पे जो पना वाला आस्पेक्ट आ गया है वो यहाँ पे आने लग गए हैं, तो लोकल पॉपुलेशन पे तो प्रेशर आएगा ही। अब पाकिस्तान का एक और मेजर ग्रुप इसमें अगर बात करें, सिपाही साहबा, जो बैंड है अभी प्रेजेंटली, अब वो भी कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ने इस ग्रुप को 2 बार बैन किया, लेकिन ये फिर भी लश्कर जंगवी जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इनके मेंबर्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जैश ए मोहम्मद और भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने लश्कर जंगवी के साथ पार्टनरशिप बनाई और कई लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। अब ये सब फैक्टर्स मिलके बलूचिस्तान की जो प्रेजेंट के हालात हैं, टेंशन्स हैं, उसको और बढ़ाते जा रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा इस चीज़ को रिजॉल्व करने का। अब फाइनल अपने उस मुकाम पे पहुंचते हैं विच इज़ द कंक्लूडिंग ऑफ दिस लेक्चर कि इस सब चीज़ों में एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व हैं, व्हाट इज़ एन एंगल ऑफ इंडिया। सो इस चीज़ को देखते हैं। तो अब जो ये रीज़न है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, इन सब जैसे देशों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले बात करें अमेरिका की, जो हर जगह अपने इंटरेस्ट ढूंढ ही निकालता है ना। तो अमेरिका के लिए ये रीजन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का बड़ा खजाना है। अब बलूचिस्तान के अंदर 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, 6 ट्रिलियन बैरल ऑयल्स का रिजर्व है, जो अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। क्योंकि अगर आप वो भी देखो, इससे आप वो भी चीज़ें रिलेट कर सकते हो कि अमेरिका का सऊदी अरेबिया से इंटरेस्ट हटता जा रहा है क्योंकि उसके पास क्रूड ऑयल था, और अब जो 21st सेंचुरी है क्लाइमेट चेंज के चलते हुए सबको चाहिए नेचुरल गैस, तो वो भी बलूचिस्तान में है। तो इस वजह से अमेरिका यहाँ अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन बस रिसोर्सेज ही नहीं, अमेरिका के लिए रीजन जो उसके 2 बड़े राइवलरीज हैं ईरान और चाइना, उनको काउंटर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा फिर रशिया तो एनी टाइम है ही है। आगे देखें तो अगर अमेरिका बलूचिस्तान में अपनी प्रेजेंस बना लेता है तो ये प्रेजेंस बनाकर वो ईरान की एक्टिविटीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर सकता है अब इजराइल ईरान वॉर के चलते हुए। और कहा जाता है कि अमेरिका वहाँ के लोकल ग्रुप्स को फंड भी करता है ताकि ईरान को वीक किया जा सके। और आज जब ईरान अमेरिका इजराइल के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है तो बलूचिस्तान से ईरान को ट्रैक करना और भी क्रिटिकल हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। कहाँ आप सोचो, अगर मिडिल ईस्ट से कोई चाइना का तेल जा रहा है तो अब इंडिया भी एक अपना जो पोर्ट है वो अंडमान निकोबार के आसपास एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमारा एक जो ट्राई सर्विसेज कमांड भी अंडमान निकोबार के पास, और अंडमान निकोबार के पास से ही वो एक क्रूशियल एरिया है जिसको चाइना की ट्रेड का जगलर वेन भी बोला जाता है, मलक्का स्ट्रेट। अब उन जैसी इनसिक्योरिटीज़ को बाईपास करने के लिए अगर चाइना ये तेल निकाले मिडिल ईस्ट से और मिडिल ईस्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए यहाँ ला के गवादर पोर्ट से बाय रोड ये चाइना तक ले जाए, जो कि इलीगल है, इंडिया विल स्टॉन्चली अपोज इट क्योंकि वो रास्ता पीओके से जाएगा, है ना। एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, वो एरिया भारत का है। तो चाइना इसको इस तरह से बाईपास करना चाह रहा है। तो अब अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस को देखें तो गवादर पोर्ट जो चाइना है वो उस इकोनॉमिक एड से डेवलप कर रहा है उसको, इसी वजह से उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल पास है,
जहाँ से वर्ल्ड का जो मेजर ऑयल ट्रेड होती है वो वहीं से होती है। चाइना इससे वो भी कंट्रोल कर पाएगा, और चाइना को अगर इसका डायरेक्ट एक्सेस मिलता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, वो डबल हो सकती है। क्योंकि पहले मलक्का स्ट्रेट एक्सटेंसिवली यूज होती थी, लेकिन अब यूएस नेवल की प्रेजेंस है, इंडिया की प्रेजेंस है, वो उस रूट को ब्लॉक कर सकती है। तो इसलिए ग्वादर एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट है जो चाइना के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। चाइना की ग्वादर पे जो प्रेजेंस है वो पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे वो इंडियन ओशन में अपनी जो सिक्योरिटी है वो उसको बैलेंस कर पाएगा। 60% अगर चाइनीज़ एनर्जी सप्लाई पे जो नज़र रख पाएगा, या ये सप्लाई अगर इसके अंदर से जाएगी भी, तो ये वहाँ पे एक वो सोच रहे हैं कि ये डोमिनो इफेक्ट लेके आएगा, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी गोल्डन एज आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें मिलकर बलूचिस्तान को चाइना के लिए एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पावर हाउस बनाते हैं। अगर हम ईरान का इंटरेस्ट भी देखें तो इस रीजन में वो भी सिग्निफिकेंट है। ईरान और पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है, कल्चरल टाइज हैं, इसकी वजह से इनका जो बॉर्डर है वो लगभग 785 मील के आसपास है, जो कि 909 किलोमीटर के आसपास का बनता है। अब इसी के बीच ईरान, पाकिस्तान, इंडिया का जो गैस पाइपलाइन है, वहाँ पे भी मेजर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो यहीं से ही मतलब गुजरने वाले हैं, जो ये बलूचिस्तान वाला एरिया है। लेकिन बलूचिस्तान में एक्टिव एंटी पाकिस्तान और एंटी ईरान मिलिटेंट ग्रुप्स की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, जिस वजह से जो गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो रहा है। अब ईरान के लिए रीजन अपनी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिसरप्ट कर रहे हैं। दूसरा, ईरान के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अमेरिका बलूचिस्तान को अपनी सर्वेलेंस का हब बनाना चाहता है तो ईरान को भी उसे काउंटर करना इसी रीजन में। एंड लास्टली, जैसे हमने लेक्चर के शुरुआत में बात करी थी, जो ईरान वाला बलूचिस्तान है और जो पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान है, इन लोगों में जो टाइज हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो आज भी मतलब वो जो ग्वादर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों को पास देती है जाने के लिए, क्योंकि इनमें मैरिटल अलाइंसेस बने हुए हैं, तो इनकी मतलब जो मैरिजेस हैं तो काफ़ी रिश्तेदारी हैं इनकी इधर उधर। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस रीजन को अपनी पड़ोसी राइवल्स को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से देखता है। सबसे पहले चाइना का ग्वादर पोर्ट है। अगर ये पोर्ट फुली ऑपरेशनल हो गया तो अरेबियन सी में इंडिया के लिए चाइना को काउंटर करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का सहारा लेकर पाकिस्तान अपनी आर्मी को फ्यूल करना शुरू कर देगा, जो इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर्स को सपोर्ट करता है, बाद में उसी पैसे से कश्मीर में सपोर्ट करता है। अब इंडिया ये चाहता है कि भाई बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान के कंट्रोल से अलग हो जाए तो पाकिस्तान की आर्मी और प्रॉक्सी ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, और इसी वजह से कहा जाता है कि इंडिया भी 1960 से ही बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता आ रहा है। अब इसमें भी हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जब वो पाकिस्तान के प्रीमियर के साथ एक मीटिंग करने गए थे शर्म अल शेख, जुलाई का महीना था, वो साल 2009 की बात है, तो वहाँ पे जब ये बात नेगोशिएशंस हो रही थी तो उन्होंने भी एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हाँ, उन्होंने बेसिकली बात ये हो रही थी कि आप कश्मीर से अपना इन्वॉल्वमेंट हटा लीजिए, और उन्होंने बोला कि आप बलूचिस्तान से हटा लीजिए। सो अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस उन्होंने दे दी थी, जिसके बाद आके हमने अपने जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनको भी हटाया था। लेकिन जब से अजीत डोवाल आए हैं, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, हमारा ये क्लियर कट बयान है कि भाई अब वी आर नॉट गोइंग टू बी पैसिव, वी आर वेरी एक्टिव। इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग इन कश्मीर, वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड बैक बाय सपोर्टिंग द पीपल ऑफ बलूचिस्तान विच इज देयर जेन्युइन डिमांड। पर अब सवाल यहाँ पे उठता है कि भाई क्या इंडिया किसी भी सिचुएशन में बलूचिस्तान को लिबरेट करवा पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, डेफिनेटली। अगर इंडिया को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉब्लम से इफेक्टिवली निपटना है तो सबसे पहले उसको अपनी स्ट्रैटेजी को स्मार्टली डिजाइन करना होगा। बलूचिस्तान ही एक ऐसा वल्नरेबल पॉइंट है जहां इंडिया की इंटेलिजेंस प्रॉक्सीज जो हैं उसे यूज़ कर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती हैं, बलूचिस्तान लोगों की मदद कर सकती हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पहले भी इंडिया से सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन अगर नंबर्स देखें तो बीएलए के पास सिर्फ 2000 के आसपास मिलिटेंट्स हैं, जो पाकिस्तान की 6 लाख सैनिकों वाली आर्मी के सामने ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। सिर्फ बीएलए को सपोर्ट करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना डेफिनेटली इट इज़ अ टफ टास्क। इसलिए इंडिया को तालिबान का सपोर्ट भी ज़रूरी होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई तालिबान इंडिया को सपोर्ट क्यों करेगा? तो यहाँ समझ लीजिए कि तालिबान दुरंद लाइन कोई नहीं मानता, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच हमने पहले डिस्कस करी थी, वो इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। तालिबान का मानना है कि भाई बलोच और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, और इस वजह से वो इस रीजन को अफगानिस्तान में मिलाने की डिमांड बार बार उठाता रहता है। अब अगर इंडिया तालिबान की इस डिमांड को जिंदा रखने में मुझे सपोर्ट दे दे तो बलूचिस्तान में हम एक उनकी जो डिमांड हो रही है उसको फ्यूल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही इंडिया और अमेरिका को ये समझना होगा कि भाई अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो जो चाइनीज़ थ्रेट का खतरा यूएसए को इंडियन ओशन में लगता है वो भी कम हो जाएगा। अमेरिका की प्रेजेंस इस रीजन में स्ट्रांग है, और अगर यूएस इंडिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है तो इंडिया की पोजीशन भी इस एरिया में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। एक और मेजर पॉइंट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब टीटीपी असल में अलकायदा से जुड़ा एक ग्रुप है और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक्टिव है,
क्योंकि पाकिस्तान ने अलकायदा को मारने के लिए अमेरिका के हाथों छोड़ दिया था। अब टीटीपी के पास एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाना। अब अगर इंडिया की इंटेलिजेंस रशियन स्टाइल टैक्टिक्स यूज करके टीटीपी को स्ट्रैटेजिकली मोबिलाइज करती है तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के लिए और भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अब इन सब एलिमेंट्स अमेरिका, तालिबान और बीएलए को एक साथ लाके इंडिया बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कंट्रोल से अलग करने की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना सकता है और इसे एक ऑटोनॉमस रीजन में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे बलूचिस्तान के लोगों को जो उनकी डिमांड्स है कब से मांगी जा रही हैं वो भी मिलेंगी। दूसरा, एनर्जी का फायदा भी होगा। अगर मान लीजिए किसी हद तक वो ऑटोनॉमी नहीं मिल पाती या भारत इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करके जो लॉन्ग टर्म डिमांड है वो आईपीआई वाली पाइपलाइन की, इंडिया पाकिस्तान और ईरान वाली की या तापी वाली पाइपलाइन की, तो उसको हम एक्चुअलाइज करवा पाएं। अब फाइनल अगर कंक्लूड करें इसको, तो फाइनली इसका अगर हम क्रक्स देखें कि भाई आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और क्या हमने इसका कंक्लूजन निकाला, तो देखिए बलूचिस्तान के इशू में फेडरल गवर्नमेंट की जो इनएफिशिएंसी है, पाकिस्तान की जो नेग्लिजेंस है, उसने प्रोविंस को एक लॉन्ग टर्म टर्मोइल के लिए छोड़ दिया है। अब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कभी भी प्रोविंस के जो लोग हैं उसके प्रॉपर इंटरेस्ट को सेट नहीं करा, उन्हें कोई प्रॉपर अपनी राइट दी नहीं और डेप्रीविएशन के ही ये रिजल्ट्स हैं कि वहाँ पे जो अनडेमोक्रेटिक और अपॉलिटिकल बिहेवियर है वो प्रोविंस में देखा जा रहा है और जिसको कैप्चर करने के लिए, जिसको हटाने के लिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री है फिर वो हार्डलाइन स्टैंड देती है और लोग फिर और ज़्यादा भड़क जाते हैं। अब इससे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो भी आ गई है, फॉरेन एजेंसीज को इंटरफेयर करने का मौका भी मिल गया है, लेकिन इन द एंड जो नुकसान हो रहा है वो बलोच के लोगों का हो रहा है। पास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की भी अगर पाकिस्तान में बात करें तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस का जो रेजोल्यूशन है उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें। मिलिट्री रूल में तो ज़्यादातर मिलिट्री सोल्यूशन ही दिया गया है जो कि एक हार्डलाइन स्टैंड पे ही होता था। अब बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, जिसमें इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस हैं, सिविलियन जो किलिंग्स हैं, इन जैसे जो इंसिडेंट्स हैं वो वहाँ के लोगों के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट बन गए हैं। ये सिचुएशन बलोच के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि भाई क्या उनका अपना एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए फ्रॉम ऑटोनॉमी टू सेसेशन, जिसमें वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, राइट्स, रिसोर्सेज पर खुद का कंट्रोल रख सकें। अब ये डिमांड एक सेसेशनिस्ट मूव नहीं है, आई विल नॉट कॉल इट अ सेसेशनिस्ट डिमांड, बट ये उनकी डेवलपमेंट और उनकी इज्जत के साथ जीने के हक की बात है। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उन्हें उनके नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा हो जो अभी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इस वक्त इस सारे गेम प्लान में इंडिया एक अहम रोल प्ले कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है डिप्लोमेटिक मेजर्स के थ्रू और अदर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि बलोच का जो कॉज है उनको अपने हक दिलाए जा सके, बलोच का जो कॉज है उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक ले जाया जा सके, ताकि दुनिया को पता चले व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग देयर एंड हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवा पाएँ। क्योंकि इन द एंड एवरीवन डिजर्व्स देयर राइट्स। आप उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके उन्हें कुछ उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, पीपल विल ऑलवेज बी इंस्टिगेटेड एंड फिर बाद में ह्यूमन राइट्स वायलेशन करके आप हार्डलाइन स्टैंड लेके उनकी आवाज़ दबा रहे हो। दिस कैन नॉट हैपन। सो अब जो लोग इसको बलूचिस्तान से देख रहे हैं, भारत के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? डू बलोच पीपल ऑल्सो डिजर्व देयर राइट्स? डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। और अगर आपको कुछ ऐसी और वीडियोस डिटेल में जाननी हुई तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। I'll do research and I'll make videos on that as well. Thank you so much. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।